ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जो मशहूर है अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए। जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स आने लगे, हम इतनी मिसाइल्स ब्रह्मोस वगैरह रखे हुए क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? वो मिसाइल आ रही थी दिल्ली की ओर, यानी कि अब पाकिस्तान ने इसको एक लैडर ऊपर चढ़ा दिया था, थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया था। गेस्ट इन द न्यूज रूम में स्वागत कीजिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर कुमार मिश्रा जी। वो इंटरव्यू याद है आपको, जब DRDO के लिए डॉक्टर कलाम आपका इंटरव्यू ले रहे थे? उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, तो मेरे लिए मिसाइल बनाओगे? अब मुझे तो मिसाइल का ABCD नहीं मालूम था उस समय, लेकिन मैंने कहा कि सर मिसाइल तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है चीज़, मैं बनाऊंगा। मैं साइकिल नहीं बनाऊंगा, मुझे बनानी है मिसाइल। मुझे बनानी थी रॉकेट एंड मिसाइल। उस दौर में जब आप मिसाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से जुड़े, उस समय जो ग्लोबल चैलेंजेस थे, क्योंकि बहुत तरह के सैंक्शंस थे, बहुत सारे देश ने समूह बना रखे थे और वो नहीं चाहते थे कि साहब जो विकासशील देश हैं, दूसरे देश हैं, वो अपने मिसाइल प्रोग्राम्स चलाएं। भारत ने अपना आणविक जो टेस्ट किया बुद्धा जी, तो जब बुद्धा टेस्ट हुआ तो आपको ताजुब होगा कि हम लोगों को यूरोप में, USA में जाने का वीसा ही मिलना बंद हो गया था। 200 यंग माइंड्स डॉक्टर कलाम ने रिक्रूट करे थे, तो किसी को कैंपस से उठाया था, किसी को UPSC से उठाया था। उस मिसाइल के डेवलपमेंट एंड रिसर्च से जुड़े रहे, जिसका बड़ा चर्चा हुआ इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस का, वो 3 गुंबद और वो गुंबद पे प्रिसीजन से गिरी हुई मिसाइल्स की। उस दिन आप हाउ डिड यू फील कि कि मैं इतने दशकों से जिस चीज़ पर मैं और मेरी टीम काम कर रहे थे, वो किसी तरह से देश के काम आ रहा है? जब वॉर होती है या लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो कुछ भी निश्चित नहीं होता। असली मिसाइल का टेस्ट तो उसी समय होता है। हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। जो एक बोलते हैं ना कि ऑपरेशन सिंदूर जिस रात शुरू हुआ, हमने एयर टू सरफेस मेथड चुना। सरफेस टू सरफेस क्यों नहीं चुना? एयर वर्जन के फ़ायदे ये हैं कि आपने अगर मिसाइल को एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट किया हुआ है, तो आप उस एयरक्राफ्ट को कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। हमको पता है उनके रडार कहाँ पर हैं, तो हम ऐसी जगह से अटैक करेंगे जो उनका रडार ना पकड़ सके। कि अग्नि की जो सीरीज़ है वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो पहली बैलिस्टिक मिसाइल हमने बनाई थी। ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है। दोनों की यूटिलिटी क्या है, दोनों की जो ट्रेजेक्टरी है जिसमें वो जाती हैं, उसमें फ़र्क क्या है? हमने इस अग्नि को हवा में फेंका तो ये उसकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी बनी, तो यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ तक ये मिसाइल पावर्ड होती है। अगर टारगेट मूव कर गया उस बीच तो कुछ नहीं होगा। क्रूज मिसाइल जो है वो है पायलटलेस एयरक्राफ्ट, तो हम इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। अब इसकी ट्रेजेक्टरी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर ये टारगेट मूविंग टारगेट है, शिप है जैसे, क्योंकि शिप में भी रडार लगा हुआ है, तो रडार आपको देखेगा, तो रडार देखेगा, तो देखने के लिए हम इसको पानी की सरफेस के लगभग 15 से 20 मीटर या 10 मीटर ऊपर लेके जाते हैं और फिर यहाँ से उसको अटैक करता है। तो जब हमने ब्रह्मोस तो बना ली, सुखोई विमान उसको लेकर के जा सकें, इस लायक बनाने के लिए हमें किस तरह के चेंजेस उसमें करने पड़े? क्योंकि सुखोई 30 रशियन एयरक्राफ्ट है और सुखोई 30 का जो सोर्स कोड है, उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, वो हमको सब मालूम है, क्योंकि हम सुखोई 30 भारत में बनाते हैं। अब हमारे लिए चैलेंज ये था, अगर ये मिसाइल ड्रॉप होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिसाइल पलट के आके एयरक्राफ्ट में लग जाएगी। तो जब हमने ब्रह्मोस को सुखोई 30 में इंटीग्रेट करके और लैंड अटैक किया, तो वही टेस्ट किया था और हमने अपने यूज़र को बुला लिया था कि हमारी ओर से एक ही टेस्ट होगा। अगर दूसरा टेस्ट करना है तो पैसे आपने देने हैं, तीसरा करना है तो आपने देने, बस देख लो इसको, पहली बार में ही देख लो। ऐसे कुछ उदाहरण देखने में आए हैं जब चूँकि DRDO से जुड़े हुए लोग, भारत के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग एक बहुत गोपनीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हाँ, जिसमें से एक बहुत कॉमन तरीका है हनी ट्रैप। Brought to you by Subharti University and Censorin K. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. साइंस जो है वो बड़ी कमाल की चीज़ है। दुनिया में इतने ऐशो आराम, इतनी सुविधाएं साइंस ने मुहैया करवाईं, बीमारियों का इलाज संभव हुआ, आत्मरक्षा का सामर्थ्य भी साइंस से ही आया और जवाबी आक्रमण, काउंटर अटैक का शऊर भी।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में रही है हमारी ब्रह्मोस मिसाइल, जो 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बात करती है और मशहूर है अपनी सटीक मारक क्षमता के लिए। लेकिन वो मिसाइल हमने बनाई कैसे, इसकी कहानी कुछ लोगों से शुरू होती है, जिसमें एक नौजवान भी था। वो इंटरव्यू देने गया तो सामने बैठे थे खुद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसके बाद क्या हुआ, कल्पना कीजिए कि IIT मद्रास से ताज़ा निकले एक नौजवान वैज्ञानिक से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ मिसाइल्स बनाओगे। आज गेस इन द न्यूज़ रूम में हमारे जो मेहमान हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल के रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रक्रिया से शुरू से जुड़े रहे। उन्होंने भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम साहब के साथ देश के लिए मिसाइल्स बनाने में अपना योगदान दिया। उनसे भारत के मिसाइल प्रोग्राम पर और भविष्य की योजनाओं पर भारत की विस्तार से हम लोग बात करेंगे। स्वागत कीजिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर कुमार मिश्रा जी का। शुक्रिया सर, पहले तो समय दिया आपने। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया सारे युवाओं से बात करने के लिए। SLS और पैराबेन गॉन, तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी 2 का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। बहुत सारे सवाल जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, डिफेंस में अचानक से नौजवानों की भी रुचि बढ़ गई है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत के पास और कौन से हथियार हैं, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे अगर एक तुलना हो तो वो किस स्तर की है। तो मिसाइल्स कैसे काम करती हैं, उनको बनाने का पूरी प्रक्रिया, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स नहीं पर जो बेसिक इन सब पर हम लोग आगे आज बात करेंगे। जब हम कहते हैं ना मिसाइल दागी, तो जो हम देखते हैं कि एक कंप्यूटर स्क्रीन जैसा सिस्टम है जिसमें एक फौजी बैठा है और वो कोई बटन दबाता है, बट वो ट्रेजेक्टरी कैसे लॉक की जाती है वगैरह वगैरह सब चीज़ों पर मैं बात करूँगा। पर पहले थोड़ा सा आपके निजी जीवन से जुड़ी हुई बातें। जी, आप साहब BTech आपने किया, आप IIT मद्रास होकर के आए, उसके बाद आपका सिलेक्शन एटलस साइकिल की में भी हो गया था, मतलब आपकी कुछ अच्छी निजी नौकरियों में सिलेक्शन हो गया था जिसमें कुछ बेहतर तनख्वाह थी, फिर भी आप DRDO आपने ज्वाइन करना क्यों चुना? बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक्चुअली मैंने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर से BE किया और फिर MTech उसके बाद किया था जब मैं DRDO में ज्वाइन कर चुका था। तो मुझे यूजुअली जब आप इंजीनियरिंग करते हैं तो बहुत सारी जगह अप्लाई करते हैं, तो मुझे 4 जगह से ऑफ़र था। एक था एटलस साइकिल कंपनी जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग साइकिल कंपनी है, और दूसरा था मध्य प्रदेश ब्रिज कारपोरेशन, तीसरा था नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड और चौथा था DRDO। तो पब्लिक सेक्टर हो गई, प्राइवेट कंपनी हो गई और स्टेट गवर्नमेंट हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। तो इसके बाद जब मैंने देखा, पिताजी से पूछा कि 4 जगह मिल रहा है, सबसे ज़्यादा सैलरी एटलस साइकिल कंपनी की है। काम क्या था उसमें, मतलब एटलस साइकिल वाले में? एक्चुअली में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर का जॉब होता है। तो आप शॉप फ्लोर में जाते हैं, जो भी यंगस्टर्स होते हैं उनको शॉप फ्लोर पे भेज देते हैं कि शॉप फ्लोर पे काम करिए और सुपरवाइज करिए, इतना प्रोडक्शन दीजिए, ये काम होता है। मैं साइकिल नहीं बनाऊंगा, मुझे बनानी है मिसाइल। मुझे बनानी थी रॉकेट एंड मिसाइल। तो देखिए ये डेस्टिनी थी कि साइकिल नहीं बनाओगे तुम, मिसाइल बनाओगे। तो इसकी भी कहानी है, थोड़ा डाइवर्शन है, बात करेंगे। तो पिताजी ने कहा, देखा, बोला नहीं, तुम जो है जाओ DRDO में, क्योंकि DRDO में तुमको पेंशन मिलेगी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो पेंशन मिलेगी तो तुम्हारी लाइफ जो है वो सेट है, और बाकी जगह पेंशन नहीं मिलेगी। तो सभी भारतीय पेरेंट्स एक सा सोचते हैं, ऐसा ही सोचते हैं। और उस समय इंटरनेट था नहीं, वेबसाइट्स होती नहीं थी, तो ये भी मुझे नहीं मालूम था कि DRDO में मुझे किस लेबोरेटरी में किस जगह मेरी पोस्टिंग होगी और मुझे करना क्या होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे वो शब्द यूज़ किया कि प्रीडेस्टाइन्ड था कि रॉकेट एंड मिसाइल बनानी है, साइकिल नहीं बनानी है, और इस तरीके से मैं डॉक्टर कलाम की टीम में पहुंच गया। तो वो इंटरव्यू याद है आपको, जब DRDO के लिए डॉक्टर कलाम आपका इंटरव्यू ले रहे थे? मुझे वो क्षण याद है। बताइए क्या हुआ था? क्या हुआ था कि पहले ना UPSC से इंटरव्यूज़, UPSC में रिटन टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था, फिर वो साइंटिस्ट का सिलेक्शन होता था वहाँ पर। तो
ये सब होने के बाद जब इंटरव्यू हुआ तो देखिए डॉक्टर कलाम उस समय एक ऑर्डिनरी साइंटिस्ट थे जो बोर्ड में बैठे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे, लेकिन ये नहीं मालूम था कि यही डॉक्टर कलाम एक दिन लीजेंडरी साइंटिस्ट बनेंगे हमारे देश के। तो इंटरव्यू हुआ, लिया, मुझे सारे जो क्वेश्चन थे वो तो सारे याद थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इसमें से डॉक्टर कलाम कौन है। लेकिन उसमें से एक जो बोर्ड मेंबर थे उनके बाल थोड़े डिफरेंट थे, तो बाल जब डिफरेंट थे तो उससे समझ में आता था कि ये शायद कुछ, ये रियली में साइंटिस्ट हैं। और जब सिलेक्शन हो गया, मेडिकल टेस्ट वगैरह होता, 4-6 महीने हो गए, तो लेटर आ गया, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आ गया। और अपॉइंटमेंट लेटर लेके जब हम पहुँचे तो उन्होंने रिसेप्शन में ही पूछा कि आपका इंटरव्यू डॉक्टर कलाम ने लिया था क्या? अब मुझे क्या मालूम डॉक्टर कलाम कौन है। खैर एनीवे उन्होंने कहा ठीक है, आप डायरेक्टर साहब से जाके मिलिए, वो आपको बताएंगे कहाँ काम करना है आपको। तो जब गया, जाने के बाद बैठे थे तो उन्होंने मुझसे एक ही सवाल पूछा, टेबल चेयर पे बैठे थे, लॉस्ट पेपर पेंसिल लेके देख के पूछते हैं तो मेरे लिए मिसाइल बनाओगे? अब मुझे तो मिसाइल का ABCD नहीं मालूम था उस समय, लेकिन मैंने कहा कि सर मिसाइल तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है चीज़, मैं बनाऊंगा, I'll make। सारा सब कुछ इंग्लिश में हो रहा था कन्वर्सेशन। विल यू मेक मिसाइल्स फॉर मी? हाँ, विल यू मेक मिसाइल फॉर मी? आई सेड यस, व्हाई नॉट। तो इस तरीके से कलाम साहब की टीम में शामिल होने का अवसर मिला। तो ये बताइए, मैं थोड़ी सी रुचि यहाँ ये है कि बिल्कुल डिफरेंट डोमेन एक तरीके से है, मतलब ठीक है आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आए, बाद में तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी अभी बाद में पॉपुलर हुई है, तो आपने ऑन द जॉब ज़्यादा चीज़ें सीखी इससे जुड़ी हुई, या जो IIT मद्रास में पढ़ कर के आए थे, जो उसके पहले की पढ़ाई थी, उससे भी कुछ काम की चीज़ें आपके काम आई शुरू में? क्या होता है कि आप सारे लोग जनरल पढ़ाई करते हैं पहले, फिर उसके बाद ऑन द जॉब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है। तो जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है वही आपको आगे लेके जाती है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमने जो पढ़ा है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन हो जाएगा और उससे हम मिसाइल बना पाएंगे या कोई और टेक्नोलॉजी में बना पाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हमको पहले जो हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन है वो तो होनी ही पड़ती है, और उसके बाद ऑन द जॉब ट्रेनिंग, फिर जाने के बाद वो बताते हैं कि भाई आपको हम मिसाइल का ये जो उसके अंदर बहुत सारे चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट होते हैं, फिर उनको कहना चाहिए कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जो उसमें जाती हैं। तो आप किस टेक्नोलॉजी आपको डेवलप करनी है, तो वो वहाँ पर फिर आपके सीनियर्स होते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि बेसिक नॉलेज ये है, तुम्हारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इस चीज़ को डेवलप करने की है। तो अब उस चीज़ को डेवलप करना है तो उसको डिज़ाइन करना, फिर डेवलप करना, फिर मैन्युफैक्चर करना, प्रोटोटाइप टेस्टिंग करना, फिर उसको इस तरीके से बनाना कि उसका प्रोडक्शन हो पाए, फिर उसके सर्टिफिकेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। और एक मिसाइल बनाने के लिए आपको सैकड़ों साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग फील्ड में जिनका स्पेशलाइजेशन होता है। तो एक व्यक्ति नहीं बना सकता या 10 भी नहीं बना सकते, सैकड़ों, मतलब हमारी लैब में उसमें लगभग 350 लोग थे, 350-400 लोग थे जो मिसाइल बनाने के लिए डायरेक्ट काम कर रहे थे, और उनको काम करने के लिए फिर सपोर्टिंग स्टाफ भी था, तो वो हज़ारों में था। तो हमारी लैब में लगभग 3-3,500 लोग थे जो परमानेंटली एम्प्लॉयड थे। अगर सिर्फ यहीं पे रोक रहा हूँ, एक बोर्ड भी हमने रखा है आपके लिए ताकि जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम समझ सकें। एक मिसाइल है, हम उसको बाहरी रूप में देखते हैं कि वो ऐसी लंबी सी मिसाइल है, आगे से नुकीली है, लेकिन जब आप कह रहे हैं कि उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ इंजीनियर्स, डिफरेंट एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, तो क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन कौन सी सर्टेन एक्सपर्टीज़ हैं? कि क्या कुछ लोग इंजन पे काम करते हैं, कुछ लोग उसकी स्टेबिलिटी पे काम करते हैं, कुछ लोग उसकी मारक क्षमता, प्रिसीजन पे काम करते हैं जी। क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनके लिए अलग अलग इंजीनियर्स लगते हैं? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको बेसिक मालूम ये होना चाहिए कि इस मिसाइल का एप्लीकेशन क्या है। तो मिसाइल कई तरह की होती हैं। जैसे होती है, एक मिसाइल होती है जो होती है ज़मीन से ज़मीन पर अटैक करने वाली, एक होती है ज़मीन से हवा पे अटैक करने वाली, फिर एक होती है ज़मीन से शिप पर
शिप से शिप पर अटैक करने वाली, या सबमरीन से शिप, या सबमरीन से लैंड, या सबमरीन से एयर। और फिर एक होती है कि टारगेट क्या है, क्या वो टारगेट टैंक है तो एंटी टैंक मिसाइल होगी, वो टारगेट क्या ट्रूप्स हैं तो फिर हमको थोड़ा सा अलग तरीके की मिसाइल बनानी पड़ेगी। और अगर ज़मीन से हवा में हम कर रहे हैं तो आने वाला जो टारगेट है वो एयरक्राफ्ट है या मिसाइल है, दुश्मन की मिसाइल है, या वो क्या चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद तो एक हो गया प्लेटफॉर्म सेंट्रिक, दूसरा हो गया टारगेट सेंट्रिक। फिर उसके बाद आते हैं कि किस तरीके की मिसाइल आपको बनानी है, किस तरीके की, यानी कि वो मिसाइल की का डिस्टेंस क्या होगा। आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारी आकाश मिसाइल है तो आकाश मिसाइल की रेंज है 25 किलोमीटर। तो अगर कोई एयरक्राफ्ट 25 किलोमीटर के अंदर आएगा तभी हम उसको एंगेज कर पाएंगे। कुछ मिसाइल हैं जो 70 किलोमीटर टारगेट को एंगेज करती हैं। जो S-400 है जो हमारा जी डिफेंस सिस्टम है S-400, उसकी रेंज लगभग 300 किलोमीटर है, 300-350 किलोमीटर है। अच्छा, अब ये तो हो गया मिसाइल की बात। अब मिसाइल को टारगेट भी तो मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए रडार होते हैं। तो वो रडार स्पेसिफिक होते हैं कि शिप को देखना है, एयरक्राफ्ट को देखना है, या फिर यूएवी है जो आपको देखेगा कि ज़मीन में टैंक कहाँ पर है, या ट्रूप्स का कंसंट्रेशन कहाँ पर है, या ब्रिज कहाँ पर है, या रोड कहाँ पर है, किसको टारगेट करना है आपको, वो यूएवी बताएगा। हो सकता है वो सैटेलाइट भी बता दे। कई बार क्या होता है कि जो स्टेशनरी टारगेट होते हैं उनका ऑलरेडी मैप होता है। जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब के पास मैप होता है कि यहाँ पर ब्रिज है दुश्मन का, यहाँ पर रेल है, यहाँ पर इनका ऑयल डिपो है, यहाँ पर इनकी ट्रेन की जो रेल्स होती हैं वो जाती हैं। तो उनके पास पहले से ही बना हुआ होता है। तो हर एक रोल के लिए अलग मिसाइल होती है और उस मिसाइल का जो डिज़ाइन डेवलपमेंट होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि मिसाइल किस तरीके की होगी। मिसाइल के अंदर सॉलिड प्रोपल्शन है या लिक्विड प्रोपल्शन है या कॉम्बिनेशन है, या फिर हम मिसाइल को कितनी दूरी तक लेके जाना चाहते हैं। अगर आप मिसाइल को देखिए, मिसाइल को आप 1 किलोमीटर से या बल्कि ½ किलोमीटर से लेके और 10,000 किलोमीटर दूर तक ले जा सकते हैं। तो हमारे देश की ज़रूरत क्या है। अब यहाँ पर थोड़ी एक उसको हम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बोलते हैं, सामरिक क्षमता समझ लीजिए। तो वो समझना थोड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके दुश्मन, हम कहते हैं ना कि अग्नि 5 हमने बनाई तो उसकी रेंज 4,500 किलोमीटर है या 4,700 किलोमीटर है, तो हम 10,000 क्यों नहीं बनाते। हम 10,000 भी बना सकते हैं। तो एनालॉजी ये है कि जैसे ट्रक है, एक ट्रक 4,000 किलोमीटर जा सकता है, उसी ट्रक का हम अगर पेट्रोल टैंक का साइज़ बड़ा कर देंगे तो 10,000 भी जा सकता है। लेकिन क्या आपकी ज़रूरत है 10,000 किलोमीटर जाने की? क्योंकि अगर आपका दुश्मन सिर्फ 5,000 किलोमीटर के अंदर है तो फिर आपको 10,000 की क्या ज़रूरत है। तो अगर आपका कोई फ्रेंडली कंट्री 6,000 किलोमीटर पर है या 10,000 पर है तो आपसे आके बोलेगा कि अरे भाई तुम 10,000 क्यों बना रहे हो, तो मुझे टारगेट कर रहे हो, तो तुमको तो सिर्फ 5,000 की ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हारी जो एनिमी कंट्री है तो वो 5,000 में कवर हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि हम हमेशा कहते हैं कि हमारी अग्नि 5 सिर्फ 5,000 है और चाइना कहता है कि नहीं 7,000 है। तो चाइना आपको प्रॉम्प्ट कर रहा है, आपके दोस्तों को प्रॉम्प्ट कर रहा है कि देखो ये तुमको भी टारगेट कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। और जो एकदम छोटी दूरी की क्षमता वाली होती है उनकी ज़रूरत क्यों होती है? उसकी ज़रूरत है टैंक के लिए है। अगर टैंक है, एनिमी टैंक है, तो उसको हम एंगेज करेंगे तो वो ½ किलोमीटर भी आ सकता है। दूसरी बात है, हेलीकॉप्टर है तो वो हो सकता है ½ किलोमीटर 1 किलोमीटर रेंज पर भी आ सकता है। क्योंकि ये हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, ये बहुत ज़मीन से बहुत करीब होके चलते हैं, तो आपको बहुत कम समय पहले पता चलता है कि हेलीकॉप्टर आ गया है। और कई जैसे हेलीकॉप्टर है या कई एयरक्राफ्ट हैं, तो अगर माउंटेनियस रीजन है जहाँ पहाड़ हैं तो पहाड़ के बीच में जो वैली होती है तो उनके बीच से चल के आ जाते हैं, तो आपको बहुत शॉर्ट रेंज की मिसाइल की ज़रूरत पड़ती है। तो रोल अलग, मिसाइल अलग, टारगेट अलग, फिर मिसाइल अलग, दूरियां अलग, तो फिर मिसाइल अलग, तो सब कुछ अलग अलग होता है। तो इसके आधार पर जो है हम, ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया। और जहाँ तक बात है
मिसाइल के अंदर क्या क्या हिस्से होते हैं, उसके सबसेक्शंस होते हैं, तो वो जरूर मैं बता सकता हूँ जेनरिक क्या होते हैं। तो आप एक बार बोर्ड पे बताइए। हाँ जरूर। मैं आपको ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बताता हूँ जी। ब्रह्मोस मिसाइल बहुत सिंपल मिसाइल है और उससे आप ज़्यादातर समझ पाएंगे कि क्या होता है। तो इस मिसाइल में बेसिकली क्या होता है, ये एयर ब्रीदिंग मिसाइल है। एयर ब्रीदिंग यानी कि एयर इसके अंदर जाती है। तो किसी मिसाइल को समझने के लिए पहले एक थोड़ा सा टेक्निकल बात बताऊंगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी बात। तो उसमें क्या होता है कि तो ब्रह्मोस मिसाइल में क्या होता है, ये बेसिकली एक लिक्विड रैमजेट मिसाइल है। तो इस मिसाइल में क्या होता है कि एयर ब्रीदिंग मिसाइल भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें जो हवा है वो यहाँ से अंदर जाती है और ये एक नोज़ल है। तो नोज़ल में क्या होता है कि यहाँ से जब हवा जाती है तो चूँकि ये आप देख रहे हैं एरिया कम होता जा रहा है, तो एरिया कम होने से क्या होता है कि जो इस हवा का जो वेलोसिटी है, इसकी जो गति है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी और प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो प्रेशर जब तक बढ़ेगा तब तक यहाँ पर जब वो पहुँचेगी तो ये थोड़ा सा हाई प्रेशर पे रहेगी। अच्छा, यहाँ पर जो है वो इसका हम क्या करते हैं, इसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं इंजेक्शन सिस्टम। तो जहाँ हमने फ्यूल इंजेक्ट किया तो अब एयर का और फ्यूल का मिक्सचर हो गया और यहाँ पर ही हम इसमें इग्नाइट करते हैं इसको। तो जब इग्नाइट करेंगे तो ये जो फ्यूल है, फ्यूल के अंदर केमिकल एनर्जी है। केमिकल एनर्जी जब वो रिलीज़ होती है तो एयर का और फ्यूल का मिक्सचर, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये यहाँ से, ये एग्ज़िट है तो इस एग्ज़िट से निकलती है। तो जब निकलती है तो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से निकलती है। तो उसकी जो स्पीड है वो लगभग ब्रह्मोस के उसमें तो लगभग 920 मीटर्स पर सेकेंड होती है। तो ये जो है इसका बेसिक फंक्शन होता है इस रॉकेट का। अच्छा, अब ये जो है वो इसके अंदर इस हिस्से में, ये इस हिस्से में यहाँ पर होता है। ये इसमें नोजल। हवा की एंट्री के लिए जगह होती है। अब हवा की एंट्री क्या होता है कि यहाँ पर जो है इस मिसाइल का आप इसको बोल सकते हैं नोजल सेक्शन, फ्रंट सेक्शन, नोजल सेक्शन। इस हिस्से में होता है वॉरहेड। उसके बाद होते हैं यहाँ पर ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स। तो हम उनको बोल सकते हैं ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स, जो इस मिसाइल को गाइडेंस प्रदान करते हैं। चूँकि मिसाइल जो है उसके लिए हमने पहले से ही एक टारगेट फिक्स किया हुआ है। तो ये जो है, ये हिस्से में पूरी ऑनबोर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होती है जो उसको गाइड करती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर शुरू होता है इसकी फर्स्ट स्टेज। ये जो फर्स्ट स्टेज है इसमें होता है बूस्टर। तो ये हो गई इसकी फर्स्ट स्टेज, ये हो गई इसकी सेकंड स्टेज। तो ये जो बूस्टर है, ये बूस्टर क्या करता है कि ये सॉलिड प्रोपेलेंट का बना हुआ होता है और ये जो बूस्टर है यहाँ से, इसमें जब इग्निशन शुरू होता है तो जैसे ही इग्निशन शुरू हुआ तो जो मिसाइल है, मिसाइल की गति बढ़ती रहती है। मिसाइल की गति बढ़ने पर जब ये लगभग 1.6 मैक यानी लगभग कि अराउंड 440 मीटर पर सेकेंड जब इसकी स्पीड होती है तो ये पूरा का पूरा बूस्टर जो है वो निकल के बाहर चला जाता है। यहाँ होता है पूरा बूस्टर से इजेक्ट हो जाता है। जब बूस्टर इजेक्ट होता है तो सिर्फ सस्टेनर बचता है और सस्टेनर जो बचता है तो ये सस्टेनर जो है वो
लिक्विड प्रोपेलेंट होता है इसके अंदर। ये लिक्विड प्रोपेलेंट जब बर्न होता है नोज़ल से, और नोज़ल से बर्न होने के बाद वो यहाँ से एग्जिट होता है। तो ये जब भी प्रोपेलेंट जो एयर फ्यूल मिक्सचर बर्न होगा, यहाँ से एग्जॉस्ट निकलेगा, तो ये मिसाइल आगे बढ़ती है। और इसको जो है हम क्या, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए क्या होता है, अगर मिसाइल को हमने एक जगह फिक्स्ड कर दिया है कि यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, उस कोऑर्डिनेट्स में जाने के लिए एक इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम होता है। तो जो इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है उसको मालूम होता है कि इस जगह हमको जाना है। तो मिसाइल तो हवा में उड़ गई ऊपर, उड़ने के बाद क्या होता है, अच्छा ये तो मैंने आपको हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है। बेसिकली मिसाइल जो होती है वो वर्टिकल होती है। तो वर्टिकल जब वो ऊपर चली गई, फ्यूल नीचे निकला और मिसाइल ऊपर गई, तो जब ये ऊपर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, ऑनबोर्ड कंप्यूटर कंट्रोल करता है इन विंग्स को और फिन्स को। और ये जो विंग्स फिन्स जो हैं इस मिसाइल को उस जगह तक लेके जाती हैं। बीच में क्या होगा कि एक मिड पॉइंट गाइडेंस भी होते हैं इसमें। मिड पॉइंट गाइडेंस ऐसे होते हैं कि जब मिसाइल उड़ी तो हर 25 मीटर पर 50 मीटर पर उस मिसाइल की लोकेशन क्या है, पोजीशन क्या है, वो इस कंप्यूटर को बताते रहते हैं। जब वो बताते रहते हैं तो वो मिसाइल अपने को सेल्फ करेक्शन करती जाती है। तो इसको कहते हैं हम गाइडेंस सिस्टम। और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो मतलब मैं जेनरिक बता सकता हूँ, लेकिन इससे आगे थोड़ा समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस गाइडेंस सिस्टम को जो है वो सिग्नल मिलते रहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, और जैसे उसको पता चलता है मैं कहाँ पर हूँ तो उसको ये भी पता है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है। तो वो अपने को सेल्फ करेक्ट करते हुए और आखिरी तक जाकर उस डेस्टिनेशन पॉइंट तक जाकर, और फिर जो इसके अंदर वॉरहेड है तो इस वॉरहेड के अंदर भी इग्निशन होता है, और फिर वो तरह तरह के वॉरहेड्स होते हैं, अलग अलग तरह के। वॉरहेड डिपेंड करता है कि वो जो टारगेट है वो स्टील का टारगेट है, डिपेंड करता है कि क्या वो टारगेट में कंसंट्रेशन है, ट्रूप्स का कंसंट्रेशन है, या डिपेंड करता है कि वहाँ पर क्या है। तो उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अब सर हम जो है ना आम भाषा में 2-3 तरह की टेक्निकल चीज़ें सुनते आ रहे हैं, पर उसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझना चाहते हैं। जैसे क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स। हम ये जानते हैं कि अग्नि की जो सीरीज़ है वो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो पहली बैलिस्टिक मिसाइल हमने बनाई थी। बहुत सारे देश दुनिया में बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं। ब्रह्मोस जो है वो क्रूज मिसाइल है जी। दोनों की यूटिलिटी क्या है, दोनों की जो ट्रेजेक्टरी है जिसमें वो जाती हैं उसमें फ़र्क क्या है? अच्छा चलिए, तो आपका जो ये प्रश्न है बहुत इंटरेस्टिंग है। और तो हम ये मान के चलते हैं कि टारगेट हमारा यहाँ पर लगभग आप बोल सकते हैं कि 100 से और 100 किलोमीटर से और 5000 किलोमीटर तक हो सकता है। तो ये ट्रेजेक्टरी है अग्नि मिसाइल की, जिसको हम स्ट्रेटेजिक मिसाइल भी बोलते हैं। सामरिक क्षमता है इस मिसाइल के अंदर। तो जब ये मिसाइल यहाँ से उड़ती है तो किसी मिसाइल को जितनी दूर लेके जाना है तो उसमें उतनी ज़्यादा स्टेजेस होती हैं। तो इसमें जैसे अग्नि है तो इसमें 2 स्टेज भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। तो इसलिए कि जब पहली स्टेज क्या करती है, मिसाइल को लेके कुछ ऊपर तक जाती है। स्टेज का मतलब वो मिसाइल कितनी लंबी है, उतनी लंबी है, उसके अंदर वो हिस्से होते हैं, सबसेक्शंस होते हैं। तो ये जैसे मिसाइल ऊपर, अब हमने इसको शुरू किया तो अग्नि मिसाइल को हम ये समझ सकते हैं कि एक पत्थर के समान ऊपर जा रही हो। जैसे हमने पत्थर फेंका हवा में तो उस पत्थर की जो ट्रेजेक्टरी होती है वो होती है बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी। तो हमने इस अग्नि को हवा में फेंका तो ये उसकी बैलिस्टिक ट्रेजेक्टरी बनी। तो यहाँ से ऐसे जाती है, यहाँ तक ये मिसाइल पावर्ड होती है और उसके बाद उसकी जितनी भी स्टेजेस हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो जब ये नीचे आती है तब ये एक पत्थर के समान आती है, उसमें कोई गाइडेंस नहीं होता है, कोई गाइडेंस सिस्टम काम नहीं करता है, अगर स्टेबिलिटी है। अगर टारगेट मूव कर गया उस बीच तो कुछ नहीं होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आपने जो टारगेट लॉक कर दिया वो वहीं कर दिया है। हाँ, तो यहाँ पर जैसे आपने मिसाइल लॉन्च करी तो ये इस मिसाइल की जो एक स्टेज है वो स्टेज यहाँ पे गिर जाएगी। फिर आपने दूसरी बार लेके गए तो यहाँ पर इस मिसाइल की जो सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेज यहाँ पर
ये गिर जाएगी। तो इसको स्टेज सेपरेशन बोलते हैं। स्टेज, अब यहाँ पर जाने के बाद क्या होता है कि मिसाइल की सारी स्टेजेस ख़त्म हो चुकी होती हैं। अब सिर्फ मिसाइल जो है इसमें वॉरहेड है, बस वॉरहेड है और बाकी स्टेबिलिटी के लिए कुछ सब सिस्टम्स हैं। तो ये मिसाइल जो है पत्थर के समान अब ऐसे नीचे आ रही है। सर ये जो डिस्टेंस है, क्या बैलिस्टिक मिसाइल का अनिवार्य तौर पर एटमॉस्फेयर के बाहर जाना ज़रूरी है? ये हम ये माने कि ये एटमॉस्फेयर के बाहर ही होता है हमेशा? अब देखिए, जैसे हमने एक प्रलय मिसाइल बनाई है, तो प्रलय मिसाइल बनाई है तो वो प्रलय मिसाइल भी बैलिस्टिक है, तो लेकिन प्रलय मिसाइल की रेंज जो है वो 150 किलोमीटर है। तो उसको हो सकता है सिर्फ तकरीबन 70 किलोमीटर तक ऊपर जाना पड़े। तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर ही हो गया ना? हाँ, एटमॉस्फेयर तो हमारा 15 से 20 किलोमीटर होता है लगभग, तो इस एटमॉस्फेयर के बाहर तो जा ही रही है। अच्छा, ये जो होता है ये लगभग 300 किलोमीटर तक जा सकती है। हाँ, 300 किलोमीटर तक ये रहता है इसका एल्टीट्यूड। तो जब हम एटमॉस्फेयर के बाहर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को भेजते हैं तो दुश्मन के रडार सिस्टम्स के लिए उनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है? नहीं, और अगर आपने मिसाइल यहाँ से भी लॉन्च करी है तो दुश्मन का सैटेलाइट तो उसको देख ही लेगा। क्योंकि आजकल क्या होता है कि जो मिसाइल निकली तो इससे एग्जॉस्ट निकलेगा। जब एग्जॉस्ट निकलेगा तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है बाहर से, तो उस टेम्परेचर को ऊपर जो सैटेलाइट है उसमें कैमरे होते हैं, तो वो तुरंत थर्मल कैमरा कैच कर लेगा कि एक मिसाइल यहाँ से लॉन्च हुई है, तो मिसाइल तो आपकी तुरंत डिटेक्ट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, इसीलिए आपने वो देखा होगा S-400 जो है वो जो दुश्मन की जो भी बैलिस्टिक मिसाइल है उनको भी ख़त्म कर सकती है। तो उनको तुरंत मालूम हो जाता है, रडार भी होते हैं, सैटेलाइट भी होते हैं, तो बता देते हैं। जितनी ऊपर मिसाइल जाएगी रडार के लिए उतना आसान हो जाता है उसको डिटेक्ट करना। तो फिर हम अभी हम क्रूज मिसाइल पर भी आएंगे इसके बाद। जी। इस ट्रेजेक्ट्री की यूटिलिटी क्या है बैलिस्टिक मिसाइल की? हम सारी मिसाइलें क्रूज क्यों नहीं बनाते हैं? जस्ट आस्किंग, अगर ये रडार में हेल्प नहीं करता। तो इस मिसाइल की खास बात क्या होती है कि ये मिसाइल जो है, अब सबसे पहले ऊपर गई, पहले आप देख लीजिए यहाँ गए, अब अनपावर्ड मिसाइल जो है नीचे आ रही है, अनपावर्ड आ रही है। और यूजुअली बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियर वॉरहेड होता है। तो अगर आपको 5000 किलोमीटर जाना है तो ये क्रूज मिसाइल नहीं जा सकती है, उसके लिए आपको बैलिस्टिक मिसाइल ही भेजनी पड़ेगी। तो जितनी दूर जाना है आपको उतनी ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। तो अब ये चूंकि हमको 100 किलोमीटर जाना था तो ये ऊपर से 70 किलोमीटर गई है या 50 किलोमीटर गई है। अगर इसको 2000 जाना है तो शायद वो यहाँ से हो जाएगी, 3000 जाना है तो यहाँ से हो जाएगी। तो अब 5000 के लिए हमको यहाँ तक जाना पड़ेगा। तो ये है क्रूज बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा, क्रूज मिसाइल में क्या होता है, इस चित्र को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्रूज मिसाइल जो है वो है पायलटलेस एयरक्राफ्ट। तो पायलटलेस एयरक्राफ्ट है, उसके अंदर सिर्फ पायलट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स उसका उस मिसाइल को लेके जा रहा है टारगेट तक। तो हमने मिसाइल यहाँ से लॉन्च करी। अब हम क्या कर सकते हैं कि मिसाइल को हम चाहें तो क्रूज मिसाइल को ना हवा की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चूंकि एयर इनटेक है, हवा तो चाहिए उसको, तभी एयर फ्यूल का मिक्सचर बनेगा। तो हम उस मिसाइल को 15 किलोमीटर तक, ज़्यादा से ज़्यादा 17 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं ऊंचाई, उससे ज़्यादा नहीं है। तो हमने उसको 15 किलोमीटर तक लेके गए। अब लेके जाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अब इस क्रूज मिसाइल को हम यहाँ तक ऐसे सपोज करिए, ये हो गया 500 किलोमीटर है, मान के चलिए 500 किलोमीटर है। तो हम इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। अब इसकी ट्रेजेक्ट्री हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये टारगेट स्टेशनरी टारगेट है तो हम इसको टॉप अटैक कर सकते हैं। अगर ये टारगेट मूविंग टारगेट है, शिप है जैसे, तो अब हमको शिप तो मूव हो रहा है, तो मूव होने के लिए हमको इस मिसाइल को यहाँ पर नीचे लाना पड़ेगा। और नीचे लाने के बाद चूँकि शिप में भी रडार लगा हुआ है तो रडार आपको देखेगा, तो रडार देखेगा तो देखने के लिए हम इसको पानी की सरफेस के लगभग 15 से 20 मीटर या 10 मीटर ऊपर लेके जाते हैं और फिर यहाँ से उसको अटैक करता है। तो ये जो है हमारी ट्रेजेक्ट्री हो गई, क्रूज वाली ट्रेजेक्ट्री हो गई। तो अगर टारगेट पर निर्भर करता है। फर्ज कीजिए कि एयरक्राफ्ट एक मूविंग एयरक्राफ्ट है और एयरक्राफ्ट तो कलाबाजियाँ खाते हैं और उनको पहले से अलर्ट किया जा सकता है कि एक मिसाइल आपके रास्ते में आ रही है, तो अब ये मिसाइल क्या एयरक्राफ्ट का पीछा करेगी हमारे सिस्टम्स के, अगर हम उसको गाइड करें तो? ये जो हमने जितने भी ब्रह्मोस बनाए हुए हैं, ये क्रूज मिसाइल बनाई हुई है हमने, ये एंटी शिप और लैंड अटैक हैं। ये
एंटी एयरक्राफ्ट नहीं है। है, लेकिन हम एंटी एयरक्राफ्ट भी बना सकते हैं। इस मिसाइल को ही बनाया जा सकता है, उसका मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर सपोज करिए आपका जो टारगेट है, जो शिप है, वो यहाँ पर है, इस शिप को आपको अटैक करना है, तो अब इस मिसाइल को हम चाहें तो लॉन्च करने के बाद तुरंत यहाँ से पूरा समुद्र के ऊपर से ले जा सकते हैं। लेकिन फिर क्या होगा कि आप एटमॉस्फेयर पे जितने भी डेंस एटमॉस्फेयर पर रहेंगे तो आपका उतना ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा, तो हमारी रेंज कम होती जाती है। तो हम जितना ऊपर जाएंगे हमारी रेंज बढ़ती जाती है। तो अगर हमको 500 किलोमीटर जाना है या 800 किलोमीटर जाना है तो हम 15 किलोमीटर, 17 किलोमीटर, 18 किलोमीटर जाके और दूर तक जा सकते हैं। तो अब जो आपने प्रश्न पूछा था कि इसको हम एयरक्राफ्ट से भी कर सकते, क्या हिट कर सकते हैं आप, इस एयरक्राफ्ट को हिट करना मुश्किल होता है। मुश्किल इसलिए होता है कि जो एयरक्राफ्ट की स्पीड काफ़ी होती है और उसका जो जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जिससे वो मूव करता है, टर्न करता है, आपने देखा होगा एक मूवी है बिहाइंड एनिमी लाइंस, उसके 15-20 सेकेंड का उसका वीडियो है, बल्कि होता 15-20 सेकेंड ही, लेकिन मूवी में उसको उन्होंने 2 मिनट तक दिखा दिया है। अच्छा, चेज़ करते हुए। तो मैं आपके जो भी व्यूअर्स हैं उनको बोलूँगा कि वो यूट्यूब पे जाके जस्ट प्रेस कर दें रिकमेंडेशन बिहाइंड एनिमी लाइंस एयरक्राफ्ट चेज़ वीडियो। तो उसमें वो जो मिसाइल है वो बिल्कुल मतलब एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और मिसाइल उसके पीछे लगी हुई है, तो वो बिल्कुल कलाबाजियाँ खा रहा है, तो वो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से टर्न हो रहा है। तो थंब रूल ये है कि जो मिसाइल का जी है वो एयरक्राफ्ट के जी से 3 टाइम्स बड़ा होना चाहिए, तब आप उसको एंगेज कर सकते हैं। तो मेरी जो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल, इसका जी उतना ज़्यादा नहीं है, इसका जी लगभग है 6.57 जी, 7 जी तक ये मूव हो सकती है, टर्न हो सकती है। तो इस मिसाइल से आप जो रिफ्यूलर्स हैं, जो एनिमी के रिफ्यूल, जो मतलब रिफ्यूल करते हैं ना एयरक्राफ्ट को, आप उनको एंगेज कर सकते हैं, या जो अवेक्स एयरक्राफ्ट हैं उनको आप एंगेज कर सकते हैं, या जो सोल्जर्स को लेके जाते हैं एयरक्राफ्ट उनको आप एंगेज कर सकते हैं। तो उन जो स्लो मूविंग एयरक्राफ्ट हैं उनको एंगेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरी मिसाइल का सॉफ्टवेयर आपको बदलना पड़ेगा। देखिए, मिसाइल के बारे में बड़ी सिंपल बात बताऊँ आपको। मिसाइल को आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं। अब उस मैथमेटिकल इक्वेशन की अपनी डिमांड्स हैं कि मुझे इस जगह पर ये इनपुट चाहिए, तो उस इनपुट के लिए एक सेक्शन होता है जो वो इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम उन सेक्शन को जो है उसमें जोड़ते जाते हैं। और करेक्शन के लिए आपको मतलब फ्यूल चाहिए या एयरक्राफ्ट की बॉडी चाहिए, उसका स्ट्रक्चर होता है कंपोजिट स्ट्रक्चर या मेटलिक स्ट्रक्चर, जिसमें ये सारे सब सेक्शंस हाउस होते हैं, वो उसके इनसाइड होते हैं। तो उस मैथमेटिकल इक्वेशन के की सारी जितनी भी नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनानी पड़ती हैं। और फिर वो एक बार इक्वेशन में वो फिट हो गई तो आपका टारगेट हिट हो गया। एक चीज़ और संक्षेप में, फिर अपन चलकर बैठेंगे जी और बातें करनी है। स्क्रैम जेट और रैम जेट यही होते हैं ना, 2 इंजन जी जी जी। इनके बारे में अगर आप ब्रीफली बता सकें कि मिसाइल्स में हम इन 2 इंजन्स के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा सुनते हैं। भारत की कौन सी मिसाइल्स कौन सा इंजन यूज़ करती हैं, किस इंजन के अपने नफ़े नुकसान क्या हैं? ये मैं चित्र फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए कि जो इंजन होता है वो सब कुछ डिपेंड करता है इंजन के ऊपर। तो हम इसको कह रहे हैं रैमजेट इंजन। रैमजेट इंजन में क्या होता है कि एयर जो है, ये फिर से बता रहा हूँ आपको कि ये एयर इनलेट है और ये आउटलेट है। ये हो गया हमारा थ्रोट इसको कहा जाता है, चूंकि ये नोजल का थ्रोट है तो इसको थ्रोट बोलते हैं। अब हमारी एयर यहाँ से अंदर गई, तो जब ये अंदर जाती है तो क्या होता है कि इसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कम होती जाती है। जब कम होती जाएगी तो यहाँ पर क्या होता है, सबसोनिक हो जाती है। सबसोनिक यानी कि जो साउंड की स्पीड है उससे कम। तो अगर ये सुपरसोनिक भी एंट्री हो रही है, अगर हमारा एयरक्राफ्ट या हमारी मिसाइल बहुत तेज़ी से उड़ रही है तो, लेकिन प्रेशर जो है यहाँ पर बढ़ेगा और उसकी वेलोसिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पर है जो ये भी जो एयर है ये बिल्कुल सबसोनिक स्पीड पर है। जब ये सबसोनिक स्पीड पर कंबशन होता है, यहाँ पर फ्यूल इंजेक्ट होगा और यहाँ पे कंबशन होगा, और जो आउट होता है यहाँ से
आउटलेट ये होगी सुपरसोनिक। तो जब कंबशन सबसोनिक स्पीड पे होता है तो हम इसको रैमजेट बोलते हैं। लेकिन जब ये बहुत तेज़ी से आ रही है और हम कम प्रेशर कर रहे हैं और यहाँ पर कंबशन जब सुपरसोनिक स्पीड पर होता है तो उसको हम बोलते हैं कि जो आप बोलते हैं हाइपरसोनिक। तो जब ये सुपरसोनिक स्पीड पर कंबशन होगा तो यहाँ से ये हवा की जो गति होती है, साउंड की गति, जो ध्वनि की गति से अगर 5 से ज़्यादा है, ये 5 गुना से ज़्यादा है तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। तो ये होती है 7 माक होती है, 9 मैक होती है, कई बार तो 20 मैक भी होती है। तो 20 गुना हवा की गति से ज़्यादा जब ये यहाँ से निकलती है तो इसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। कौन कौन सी दुनिया में मशहूर हाइपरसोनिक मिसाइल्स? रशियन है अभी तो बस, रशियन मिसाइल है जो हाइपरसोनिक है, जो अभी आपने देखा होगा जी। रशियंस ने यूक्रेन वॉर में यूज़ करी है, तो वो है हाइपरसोनिक, बस और किसी के पास नहीं अभी है। नहीं। आइए बैठते। जी, थैंक यू। हमने एक मिसाइल बनाई है जी। तो वो हाइपरसोनिक ग्लाइडर है। आपने सुना होगा कि थोड़े दिन पहले हमने टेस्ट किया है जी। तो हाइपरसोनिक ग्लाइडर है वो। तो हाइपरसोनिक ग्लाइडर और प्योर हाइपरसोनिक मिसाइल में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क होता है। मैं आपको इसमें एक बार बता देता हूँ कि ग्लाइडर में क्या है कि ये मिसाइल गई ऊपर, उसको जाने के बाद फिर ये नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर उसके बाद क्या होता है कि वो हम उसको ग्लाइड कराते हैं, मतलब अनपावर्ड होती है। जो हमारी क्रूज़ थी जो इस पे जाना था तो पूरी पावर रहता है उसमें, हमेशा आखिरी तक जो है उसके अंदर पावर होता है, यानी कि आप आखिरी तक उसको गाइड कर सकते हैं। लेकिन ग्लाइडर में क्या होता है, ग्लाइडर में यहाँ तक आने के बाद पावर ख़त्म, तो पावर ख़त्म होने के बाद अब ये ग्लाइडर के समान जाती है, तो ग्लाइडर के समान जाने के बाद वो ऐसा ऐसा करके कहीं भी टारगेट हिट कर सकती है, तो उसमें ग्लाइडर होता है। सर एक चीज़ हम सुनते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी उस देश से ली है ना, टेक्नोलॉजी किसी देश से लेना, मतलब रूस हमारा बहुत पुराना सहयोगी मित्र देश है और ख़ास तौर से डिफेंस के क्षेत्र में हम बहुत कुछ रूस से लेते हैं, ख़रीदते हैं, पर इसका मीनिंग क्या होता है? और उस दौर में जब आप मिसाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से जुड़े कलाम साहब के साथ, तो उस समय जो ग्लोबल चैलेंजेस थे, क्योंकि बहुत तरह के सैंक्शंस थे, बहुत सारे देश ने समूह बना रखे थे और वो नहीं चाहते थे कि साहब जो विकासशील देश हैं दूसरे देश हैं वो अपने मिसाइल प्रोग्राम्स चलाएं। तो ज़रा उस दौर के बारे में आप बताएं मुझे कि कौन कौन से चैलेंजेस थे ग्लोबली, और फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी कोई देश अगर देने को तैयार नहीं था या कंपोनेंट सारे नहीं मिल रहे थे तो हमने कैसे फिर वो व्यवस्था की? हाँ, ये बात है 1983 की। तो 1983 में हमने इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया, और इस प्रोग्राम को शुरू करने के बाद आपने SLV-3 का नाम सुना होगा, ISRO ने जो हमारा पहला रॉकेट था, तो जिसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम 1983 में शिफ्ट होकर इसरो से DRDO में आए और वो उसके डायरेक्टर बने। तो हमने जब वो प्रोग्राम शुरू किया तो शुरू के कुछ साल तो डिज़ाइन में खर्च हुए, और डिज़ाइन में खर्च होने के बाद जब डिज़ाइन कर ही रहे थे तो क्या हुआ कि भारत ने अपना आणविक जो टेस्ट किया, वो तो आपको पता ही है, बुद्धा जी। तो जब बुद्धा टेस्ट हुआ तो आपको ताजुब होगा कि हम लोगों को यूरोप में, USA में जाने का वीज़ा ही मिलना बंद हो गया था। तो उन्होंने वीज़ा देना बंद कर दिया। उसके बाद जहाँ एड्रेस देखते थे DRDO, DRDL हैदराबाद, तो कुछ भी सप्लाई नहीं करते थे। मतलब एक पिन, एक या रॉ मटेरियल हो, 1 ग्राम रॉ मटेरियल भी नहीं आता था। तो पूरा कंप्लीट बैन था DRDL हैदराबाद के ऊपर, DRDO के ऊपर पूरा, कि हम कुछ भी नहीं देंगे। तो ये एक और इन्होंने क्या किया था कि जितने भी डेवलप्ड नेशन थे, इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ था, उसको कहते थे MTCR, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। तो इस MTCR के अंतर्गत इन्होंने भारत के ऊपर बैन लगा दिया था कि इसको कुछ भी मत दो। तो एक तरीके से हमारे लिए ये वरदान साबित हुआ। वरदान इसलिए साबित हुआ कि हम खुद बनाएंगे, कि अब हमको खुद बनाना पड़ेगा। हमारा उद्देश्य नहीं था बनाना, हम तो चाहते थे कुछ कुछ मिल जाए तो हम जल्दी बना लें, लेकिन अब ये हालत हो गई कि अब हमको खुद बनानी पड़ेगी हर चीज़। तो वो जो दौर था वो मैंने देखा हुआ है कि भारत के जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट थे, IIT हो, ISC हो, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, या मद्रास यूनिवर्सिटी थी, पूरे भारत में कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, जितने भी भारत की
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट थे, विश्वविद्यालय थे, उन सब में हम लोगों ने अपनी नेटवर्किंग करी, वहाँ पर लोगों से मिले, उनको बताया प्रॉब्लम ये है, आप सोल्यूशन बताइए। और जो इंडस्ट्री होती है हमारी, तो उन सब इंडस्ट्रीज़ को हमने साथ में लिया। तो आपको ताज्जुब होगा कि कई बड़ी इंडस्ट्री जो प्राइवेट इंडस्ट्री थी, उनके लिए एक 1 करोड़ का 5 करोड़ का ऑर्डर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन उनके लिए महत्व ये था कि वो इस समय नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र का जो एक इंटरेस्ट है उसके लिए काम कर रही हैं, और इससे उनको नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। तो बहुत बड़े बड़े जितनी भी कंपनीज थी वो साथ आ गई। तो टाटा ग्रुप की, बिरला ग्रुप की, उस समय ये ग्रुप बहुत लीडिंग पोजीशन पर थे, ये साथ आ गई। और फिर जितने भी PSUs थे ये भी साथ आ गए। और फिर हमने जो है मिसाइल के बहुत सारे जो सेक्शंस से, बहुत सारी टेक्नोलॉजी थी, इनके साथ मिलके डेवलप करी। अच्छा, भारत में ऐसी बात नहीं है कि पहले मिसाइल थी ही नहीं। हमने मिसाइल का जो डेवलपमेंट है 1967-68 से शुरू किया था। तो एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है मिसाइल की, वो तो हमारे अंदर थी। लेकिन जो ये मिसाइल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है ये शायद 83 में शुरू हुआ। 83 में। तो 83, चूँकि पहले क्या था कि हम लोगों को ऐसा लगता नहीं था कि हमारी कभी किसी से लड़ाई होगी। 1962 जो था, 65 जो था, 71 था, तो हम सोचते थे शायद अब ख़त्म हो जाएगा। और उस समय लड़ाइयाँ मिसाइल से नहीं हो रही थी, दूसरे तरीके से हो रही थी। और मिसाइल टेक्नोलॉजी 70s और 80s में बहुत तेज़ी से उठ के आई, और उस तब समझ में आया कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा। तो भारत सरकार ने सैंक्शन किया, 300-350 करोड़ उन्होंने सैंक्शन किए थे उस समय IGMDP प्रोग्राम के लिए। हम इसको IGMDP प्रोग्राम बोलते हैं, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम शुरू हुआ। प्रोग्राम शुरू होने के साथ ही साथ ना, जो हम लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ था वो इसी प्रोग्राम के तहत हुआ था। तो लगभग 200 लोगों का, 200 यंग माइंड्स डॉक्टर कलाम ने रिक्रूट करे थे। तो किसी को कैंपस से उठाया था, किसी को UPSC से उठाया था, किसी को आप फ्लोट करते हैं ना अपनी एप्लीकेशन कि एप्लीकेशन डाल दिया आपने, तो उनको किसी ने एप्लीकेशन भेजी तो उससे उठाया था। अलग अलग जगह से उन्होंने लोगों को लिया हुआ था। और ये जो 200 लोग थे, ये बैकबोन बने बाद में हमारे मिसाइल प्रोग्राम की। 200 में से कई लोग चले गए थे वापस, अपने अपने दूसरे जॉब्स में चले गए थे। लेकिन जो लोग बच गए, जिनको ऐसा लगा कि नहीं उनको तो मिसाइल ही बनानी है, तो वो लोग रुक गए, वो लोग बच गए। और आपने जो प्रश्न पूछा था कि IGMDP के चैलेंजेस क्या क्या थे, सबसे बड़ा चैलेंज था कि सप्लाई चेन ही नहीं थी हमारे देश में। कंपोनेंट्स कहाँ से आएंगे, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, और फिनिशिंग कंपोनेंट कहाँ से आएंगे, तो सब कुछ हमको इन हाउस करना पड़ता था DRDL हैदराबाद के अंदर। तो टाइम बहुत लगता था। तो एक ये था। दूसरी ये थी कि ट्रेंड मैन पावर अवेलेबल नहीं थी, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तीसरा, एक हमारे देश में जो एक इंजीनियरिंग सपोर्ट सिस्टम है, तो वो अवेलेबल नहीं था बिल्कुल भी। तो कुल मिला के जहाँ भी देखते थे तो कमियां ही दिखती थी, जो अब नहीं है। तो अभी आपने कहा कि उस दौर में लड़ाइयाँ जो हैं वो अलग तरह से होती थी, मिसाइलों से तो लड़ाइयाँ होती नहीं, कम होती थी। एयर वॉरफेयर अभी हमने देखा, और उसमें सिर्फ एयर वॉरफेयर था, ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, तो LOC पर दोनों तरफ से सीज फायर वायलेशंस भी हुए, बट हमारे ट्रूप्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब उस थल सेना की बात मैं कर रहा हूँ, थल सेना कहीं नहीं गई। ये संभवतः हमने अगर अपने मिसाइल प्रोग्राम पे काम नहीं किया होता तो इस तरह के वॉरफेयर में हमें बहुत असुविधा होती। चूँकि आप लंबे समय तक, कई दशकों तक इस प्रोग्राम से जुड़े रहे, उस मिसाइल के डेवलपमेंट एंड रिसर्च से जुड़े रहे जिसका बड़ा चर्चा हुआ इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ब्रह्मोस का, वो 3 गुंबद, और वो गुंबद पे प्रिसीजन से गिरी हुई मिसाइल्स की, गुंबद पर ही गिरी है ये देख करके स्पष्ट हो रहा है। मरकज़ के जो लश्कर तैयबा का सेंटर था, उस दिन आप हाउ डिड यू फील कि कि मैं इतने दशकों से जिस चीज़ पर मैं और मेरी टीम काम कर रहे थे वो किसी तरह से देश के काम आ रहा है? अच्छा, आपके जो पहले के प्रश्न थे मैं उनको उत्तर देता हूँ सिलसिलेवार। क्या हुआ था कि हर वॉर का एक ऑब्जेक्टिव होता है।
तो इस वॉर का भी ऑब्जेक्टिव ये था, इस वॉर नहीं कहना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट बोलना चाहिए इसको। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का भी एक ऑब्जेक्टिव था कि हमको टेररिस्ट कैंप को डिस्ट्रॉय करना है। भारत की कभी भी ये मंशा नहीं रही थी कि हम इसको एक युद्ध के रूप में ले रहे हैं। तो हमने आइडेंटिफाई किए थे टेररिस्ट कैंप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में और मेन लैंड में पाकिस्तान के। तो जो नौ जगह हमने आइडेंटिफाई की थी, वो पाकिस्तान कह रहा है कि 13 जगह थी, हम कह रहे हैं कि 9 जगह थी। तो ये जो हमने आइडेंटिफाई की थी, हमने सिर्फ उन्हीं जगहों पर अटैक किया और उन जगहों पर भी वहीं पर अटैक किया जहाँ पर टेररिस्ट कैंप थे। तो हमने बेसिकली एंटी टेररिस्ट कैंपेन थी हमारी। तो एंटी टेररिस्ट कैंपेन के लिए, चूँकि वो 50 किलोमीटर से 200-250 किलोमीटर तक अंदर थे, तो वहाँ पर थल सेना का रोल था नहीं और हमारी जल सेना का भी रोल नहीं था। तो वहाँ पर सिर्फ वायुसेना ही काम कर सकती थी। तो इसलिए हमने जो है वो वायुसेना का उपयोग किया, पहली बात। अच्छा, और जब बात आती है कि वायुसेना ने जब उपयोग किया तो हमारे लोगों की क्या फीलिंग्स हुई, तो मुझे 41 ईयर्स हो गए हैं मिसाइल फील्ड में काम करते हुए, और हमारी जो टीम है उसमें भी सारे लोग जो हैं वो मिसाइल वाले हैं। और उन मिसाइल वालों का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि जब हम मिसाइल बनाते हैं लेबोरेटरी में, लैब में बनाते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो सब कुछ फेवरेबल होता है। हम ये भी देखते हैं कि मौसम अच्छा है कि नहीं है, हम ये भी देखते हैं कि यहाँ से लॉन्च करेंगे, टारगेट भी हमने निश्चित करके रखा हुआ है, और हमको ये भी पता है कि हमारी मिसाइल किस तरीके से जाएगी, कितने बजे जाएगी, तो सब कुछ निश्चित होता है, प्री डिटरमिन्ड होता है। लेकिन जब वॉर होती है या लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो कुछ भी निश्चित नहीं होता। असली मिसाइल का टेस्ट तो उसी समय होता है। तो जब अच्छा, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने अभी तक नहीं कहा है कि हमने ब्रह्मोस यूज़ करी। ये पाकिस्तान कह रहा है कि हाँ ब्रह्मोस हमारे ऊपर। एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार, हाँ, 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा है कि हमने ब्रह्मोस यूज़ करी है। और उन्होंने एक बार और कहा था रक्षा मंत्री ने कि जब से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ऑपरेशन सिंदूर, तो उसके बाद से बहुत सारे देश, 12-13 देश ब्रह्मोस के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं कि शायद ब्रह्मोस उपयोग हुई होगी। तो एक तो ये है। दूसरा, मैं आपको कोई भी सीक्रेट बात नहीं बता रहा हूँ, जो चीज़ें पब्लिश्ड हैं मैं उन्हीं को रिट्रेट कर रहा हूँ, उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो जब ब्रह्मोस ने जाके, या स्कैल्प जो मिसाइल थी जो हमने राफेल से छोड़ी थी, ब्रह्मोस को हम Su-30 से छोड़ते हैं। तो जब इन्होंने यूज़ करी, जाके टारगेट हिट हुआ, और जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीफ, चूँकि वही कहते हैं कि ब्रह्मोस ने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया, तो हम उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर मानते हैं आजकल। और ब्रह्मोस का ब्रांड एम्बेसडर शरीफ साहब हैं। तो वो चूँकि हम तो कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, वही हैं हमारे ब्रांड एम्बेसडर। और तो उन्होंने जब कहा तो हम लोगों को ऐसा लगा कि जो हमारे जीवन का लक्ष्य था, क्योंकि ब्रह्मोस में तो लोग 28 साल से काम कर रहे हैं, और 28 साल से काम कर रहे हैं, और हम हमेशा टेस्ट करते थे। तो इस बार जब उपयोग में लाई गई है, जैसा मतलब पाकिस्तान के शरीफ साहब कह रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर, तो हम लोगों को ऐसा लगा कि हमारा जीवन सार्थक हो गया। जो एक बोलते हैं ना कि ऐसा लगा कि हाँ, जो हमारे देश ने, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने, जो हमारी सोसाइटी ने हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, तो आज हमने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस उत्तरदायित्व को पूरा किया, उसको अदा किया। तो एक कलेजे को ठंडक लगना, तो वो लगी। और फिर अपने ऊपर गर्व भी हुआ कि हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की थी वो उसने अपना काम किया। और जो हमारे यूज़र हैं, एयरफोर्स के पास है ब्रह्मोस मिसाइल, जो एयर वर्शन जो है उन्हीं के लिए हमने बनाया है। तो हम उनको हमेशा बताते थे कि कॉन्फिडेंस देते थे कि ये मिसाइल काम करेगी, हर जगह काम करेगी। हमने उसको टेस्ट भी किया था, हर कन्फिगरेशन में हमने उसको टेस्ट किया हुआ था। तो उसने काम किया, और एयरफोर्स के जो पायलट्स थे, तो जो हमने उनको कहा था तो वो हुआ। तो हमको अपनी जो तकनीकी क्षमता है उस पर गर्व भी हुआ।
और खुशी भी हुई, एक भारतीय होने के नाते खुशी हुई। हमारे टीम में साथी हैं मानस, आप मिले अभी उनसे। जी। मानस डिफेंस बफ हैं हमारे, वो हाँ। डिफेंस को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। हाँ। तो जो पहला दिन था जब हमने टेररिस्ट कैंप्स पे हमले किए, उसके बाद अगले दिन, कुछ दिन बाद जब पाकिस्तान की ओर से ड्रोन्स आने लगे, तो मानस बहुत गुस्से में घूम रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि हम इतनी मिसाइल्स ब्रह्मोस वगैरह रखे हुए हैं, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? एक आम भारतीय देशभक्त नागरिक का फ्रस्ट्रेशन कि ब्रह्मोस क्यों नहीं चलाते हो अब। हाँ। मेरा सवाल यहाँ इससे ये जुड़ता है कि एयर वॉरफेयर आगे चलकर उसका भविष्य आप क्या देखते हैं? क्योंकि एक डिबेट ये शुरू हुई थी कि इतने भारी भरकम रकम वाले एयरप्लेन्स को ख़रीदना दूसरे देशों से ज़्यादा अच्छा तरीका होगा भविष्य को ध्यान में रखते हुए, या अपने मिसाइल प्रोग्राम्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना कि हमारे पास न्यूनतम बेड़ा रहे हवाई जहाज़ों का जितना रिक्वायर्ड है, और उसको बहुत ज़्यादा हम आसपास से कॉम्पिटिटिव होकर के ना देखें, और रादर देन हम फोकस करें मिसाइल प्रोग्राम्स में, क्योंकि ये बहुत मिनिमम डैमेज वाला टूल है। बहुत लोग अग्री करते हैं, बहुत लोग डिसएग्री करते हैं। जो ट्रेडिशनल एयर वॉरफेयर के समर्थक हैं वो कहते हैं कि वॉर प्लेन जो है, फाइटर प्लेन, फाइटर जेट, उसकी जगह कोई मिसाइल नहीं ले सकती, उसके बहुत सारे अपने फ़ायदे हैं। आप कैसे देखते हो इसको? मुझे ऐसा लगता है कि हमको हाइब्रिड अप्रोच रखनी पड़ेगी। हाइब्रिड अप्रोच ऐसे रखनी पड़ेगी, क्या होता है कि जहाँ तक फ्यूचर में अगर हम देखने की कोशिश करें, इस समय अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन और रशिया का स्पेशल ऑपरेशन चल रहा है। दूसरा आपने देखा इजराइल वर्सेस ईरान का हुआ था। तो इसमें आपने देखा कि जो एयरक्राफ्ट का रोल है, अगर आप इजराइल और ईरान का देखेंगे तो एयरक्राफ्ट का रोल तो था ही नहीं। इजराइल ने हमेशा अटैक किया है ईरान के ऊपर, ईरान ने तो एयरक्राफ्ट यूज़ ही नहीं करे। और जहाँ तक बात है यूक्रेन और रशिया की, तो दोनों देश एयरक्राफ्ट यूज़ कर रहे हैं लेकिन लिमिटेड रोल में कर रहे हैं। तो भविष्य में होगा ये कि ड्रोन, जिनको हम अनमैन्ड एयर सिस्टम भी कह सकते हैं, यूएस, तो जो ड्रोन है इनका रोल बढ़ता जाएगा और इनकी रेंज 100 मीटर से और थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक है। तो जो ड्रोन का रोल है ये बढ़ेगा। अब आपको अपने एयरक्राफ्ट को जो दुश्मन की जो टेरिटरी है, दुश्मन की जगह, वहाँ भेजने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि आपका जो यूकैव है, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व्हीकल, आप उसको भेज पाएंगे और उसमें आप यूकैव को आप कामिकाज़ी यानी कि जो सुसाइड कर सकता है वैसा भी बना सकते हैं, या उसको मिसाइल लॉन्चर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप यूकैव को यूज़ कर पाएंगे। ड्रोन्स को आप 1, 2, 3 या स्वाम जो होता है, मतलब जिसमें हंड्रेड्स ऑफ द ड्रोन हैं, वैसा भी यूज़ कर पाएंगे। और मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो एयरक्राफ्ट का, फाइटर एयरक्राफ्ट का भविष्य है वो बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हाइब्रिड वॉर के रूप में आपको एक रोल के लिए इस एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कई बार ना मिसाइल लॉन्च करनी पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है, एक प्रॉब्लम है, जो मिसाइल है ना वो ज़्यादातर मोबाइल नहीं होती है। एक जो मिसाइल है आप लॉन्चर ग्राउंड पे रखते हैं तो ये ज़्यादा मोबाइल नहीं होती है। आपकी अगर इंटरनेशनल बाउंड्री या कॉन्फ्लिक्ट एरिया आपका हज़ारों किलोमीटर में है तो आप हर 25 किलोमीटर पर मिसाइल लॉन्चर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। और आपने पूरी की पूरी इंटरनेशनल बाउंड्री हॉट बना दी है, मतलब पूरी की पूरी बाउंड्री पर लड़ाई हो रही है। तो आपको ज़रूरत पड़ती है कि आज हमने यहाँ कंसंट्रेट किया है तो हमको 200 किलोमीटर दूर जाके या 500 किलोमीटर दूर जाके या 1000 किलोमीटर दूर जाके उन्हीं मिसाइल को लॉन्च करना है। तब आपका एयरक्राफ्ट का रोल शुरू होगा कि एयरक्राफ्ट को आप, बहुत तेज़ी से मूव होता है एयरक्राफ्ट पे अपने मिसाइल लोड करी और उसको मूव कर दिया 200 किलोमीटर और फिर वहाँ से उसको लॉन्च कर दिया मिसाइल को। तो जो एयरक्राफ्ट है ये जो एक मेजर वेपन था, ये मेजर वेपन वाला रोल ख़त्म हो जाएगा उसका एक ऑपरेशनल रोल ज़रूर रहेगा और मिसाइल्स का रोल जो है वो बढ़ेगा। ड्रोन्स का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ड्रोन्स की कीमत बहुत कम होती है, लेकिन ड्रोन्स को गिराना भी बहुत आसान होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 100 ड्रोन की बजाय एक दिन में 5000 ड्रोन लॉन्च करने पड़ेंगे।
एयर आँच तो वॉरफेयर में क्या तो हम गिरेंगे। सैचुरेट करते हैं, तो जो एनिमी के रडार हैं, एनिमी की मिसाइल्स हैं, उनको हम सैचुरेट कर देंगे पहले दिन ही। तो अगर हमने 50,000 ड्रोन लॉन्च कर दिए फर्स्ट डे, तो जो एनिमी की जो मिसाइल्स हैं, उसकी जो गन्स हैं, उनकी जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, वो सैचुरेट हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और आपको पता भी चल जाएगा कि वो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं। तो फिर अगले दिन आप उनको जो ज़्यादा एक्सपेंसिव मिसाइल हैं या ज़्यादा एक्सपेंसिव UCAV हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट व्हीकल हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मिसाइल के ऊपर अटैक नहीं होगा। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर उनका रडार है, यहाँ पर उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, वो मालूम चल जाएगा पहले दिन। तो अच्छा, ये पता बताइए नहीं कि होगा। उस दिन जब मतलब 2-3 दिन 4 दिन हम भारत और पाकिस्तान के बीच वो संघर्ष चला, इस सवाल को मैं फिर से इसलिए पूछ रहा हूँ, पर थोड़ा सा इस सवाल की शक्ल बदल कर, आप जब देख रहे थे, चूँकि आप उसको समझते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज़ समझते हैं, आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ से जो ड्रोन्स आ रहे हैं वो सबसे सस्ते ड्रोन्स भी पाकिस्तान इसलिए भेज रहा है क्योंकि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट करना चाहता है। हाँ जी। तो आप बहुत एक्साइटेड थे ड्यूरिंग दिस, या आप टेंस्ड थे, या मतलब आपको मालूम था कि क्या होने जा रहा है और आप बहुत रणनीतिक तरीके से सोच रहे थे उस समय? मैं उस समय सामरिक तरीके से सोच रहा था। देखिए, हमारा देश पिछले 20-25 सालों में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। एज ए इकोनॉमिक पावर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा हुआ है, और पाकिस्तान पिछले 20 सालों में इकोनॉमिकली वीकर हुआ है। तो भारत के पास लूज़ करने के लिए ज़्यादा कुछ था, पाकिस्तान के पास लूज़ करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो आप एक ऐसे देश से लड़ रहे थे जो लूज़र है। आप एक लूज़र से फाइट करेंगे तो नुकसान आपको होगा। तो आप अगर देखेंगे ना, सीक्वेंस देखिए आप इवेंट्स का। हमने फर्स्ट डे अटैक किया टेररिस्ट कैंप के ऊपर, और हमने उनको बाद में बता भी दिया कि हम ना लड़ाई नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप को ख़त्म कर रहे हैं। अगर तो एक हमारी तरह से आपकी मदद ही कर रहे हैं हम मदद कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि लड़ाई मत शुरू करो, हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप को ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए टेररिस्ट कैंप जो हैं वो एक स्ट्रेटेजिक असेट थे। तो स्ट्रेटेजिक असेट को के ऊपर हमने हमला किया है। तो पाकिस्तान ने की ओर से पहले ड्रोन का अटैक हुआ है, भारत की ओर से नहीं हुआ। लेकिन हम तैयार थे कि अगर वहाँ से ड्रोन का अटैक होगा तो हम ड्रोन से जवाब देंगे, अगर वहाँ से मिसाइल का अटैक होगा तो हम मिसाइल से जवाब देंगे। अब देखिए, जब मिसाइल का अटैक पाकिस्तान की ओर से हुआ है, जो दिल्ली की ओर आ रही थी मिसाइल, आपको मालूम है ना, याद है, थर्ड डे, मतलब पहले दिन तो हमारा टेररिस्ट कैंप के ऊपर अटैक हुआ, दूसरे दिन ड्रोन अटैक हुआ, और उसकी रात को तो पाकिस्तान की ओर से जो मिसाइल आ रही थी, जिसको हमने गिराया, बैलिस्टिक मिसाइल थी जिसको हमने गिराया है हरियाणा में, सिरसा में, हरियाणा में सिरसा में गिराया है। तो वो मिसाइल आ रही थी दिल्ली की ओर। यानी कि अब पाकिस्तान ने इसको जो है वो वॉर को थोड़ा सा एक लैडर ऊपर चढ़ा दिया था, थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया था, और अब वो चाहते थे कि लड़ाई और भी तेज़ी से बढ़े। तब भारत ने इन मिसाइल्स का, स्कैल्प का, स्टॉर्म शैडो और ये ब्रह्मोस का उपयोग किया है। नहीं तो हम नहीं कर रहे थे, हम तो चाहते थे कि ख़त्म हो जाए लड़ाई। तो एज ए रणनीति हम लड़ाई चाहते ही नहीं थे, हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप को ख़त्म करना चाहते थे, और एक मैसेज भेजना चाहते थे कि भाई अगली बार अगर ऐसा होगा तो हम जो है इसी तरीके से करेंगे, टेररिस्ट कैंप पे अटैक करेंगे। क्योंकि हमने बालाकोट पे भी किया था, बालाकोट के बाद हमने यहाँ पहलगाम के बाद हमने उनके सारे टेररिस्ट कैंप पे अटैक किया। तो भारत की मंशा कभी भी वॉर शुरू करने की थी ही नहीं, ना तो थी ना है। लेकिन आप यहाँ थोड़ा सा समझिए, जिस देश के आपने 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया 1971 में, उसके बाद क्या वहाँ पे टेररिज्म कम हुआ? नहीं हुआ कम। उसके बाद फिर भी टेररिस्ट अटैक होते रहे, कितने सारे हुए टेररिस्ट अटैक। तो जब टेररिस्ट अटैक होते थे तो हम या तो पॉस्चरिंग करते थे, या अपने घर के अंदर ढूंढते थे कि किसने किया हुआ है, या थ्रेटन करते थे, या एक तरीके से कहते थे कि मत करो भाई, लेट्स टॉक, बात करेंगे आपस में, या हमको शांति बनाए रखनी है। जब आप कहते थे कि हमको शांति बनाए रखनी है तो जो वर्ल्ड में सुपर पावर हैं वो भले ही आपको सपोर्ट करते थे, हाँ भाई आप लोग लड़ाई मत करिए और शांति बना के रखिए।
ये उनके लिए बड़ा आसान था कहना, लेकिन लॉस तो हमेशा भारत को ही हो रहा था। उसके बाद पिछले 11-12 साल में जब भी टेररिस्ट अटैक हुआ तो भारत ने रिटेलिएट किया। फिर पहले हम एक साइलेंट रिटेलिएशन करते थे, इस बार हमने एक बड़ा मतलब ओपन बोलिए या उसको लाउड बोल सकते हैं आप, लाउड रिटेलिएशन किया हमने। लाउड इसलिए कि उसकी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए हर जगह, हमारे देश के नागरिकों को भी सुनाई देनी चाहिए और पाकिस्तान को भी सुनाई देनी चाहिए। हमारे देश के नागरिकों को इसलिए चूँकि हम उनको एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम आपकी रक्षा कर रहे हैं, और विदेश में इसलिए कि उनको बताना चाहते थे कि अभी भी सतर्क हो जाओ, लेकिन नहीं सुधरे। तो बहुत सारे हुए, ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है, यानी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं कि शायद ये फिर से कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो हम फिर रिटेलिएट करेंगे उसको, एंड गेम अभी उसी बाकी है तरीके उसका। से। गेम अभी वो कहते हैं ना, अभी बाकी है, खेल अभी बाकी है। एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि इस पे कई डिफेंस एक्सपर्ट से ऑफ द रिकॉर्ड भी मैंने बात करने की कोशिश की। उस दिन जब ये हमने कॉल लिया होगा, जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर जिस रात शुरू हुआ कि हम इन 9 टेररिस्ट कैंप्स पे हमला करने जा रहे हैं, हमने एयर टू सरफेस मेथड चुना। सरफेस टू सरफेस क्यों नहीं चुना? आपका जो प्रश्न है वो ये है कि हमने कौन सा वर्शन चुना, तो ये मैं भी नहीं जानता हूँ कौन सा वर्शन चुना, लेकिन मैं आपको ये उत्तर दे सकता हूँ कि एयर वर्शन के क्या फ़ायदे हैं, लैंड वाले के क्या फ़ायदे हैं। एयर वर्शन के फ़ायदे ये हैं कि आपने अगर मिसाइल को एयरक्राफ्ट पे इंटीग्रेट किया हुआ है तो आप उस एयरक्राफ्ट को कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। तो हमको पता है उनके रडार कहाँ पर हैं, तो हम ऐसी जगह से अटैक करेंगे जो उनका रडार ना पकड़ सके, तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो एयर वर्शन में ये सुविधा है कि हम कहीं से भी लॉन्च करेंगे, कहीं भी जा सकते हैं। लैंड में ये है कि लैंड में अगर हम करेंगे तो उनके रडार को पता चल जाता है कि ये लैंड अटैक हो रहा है, तो वो फिर उनका एयर डिफेंस सिस्टम काम करने लगेगा। तो दोनों के अलग अलग फ़ायदे हैं, अलग अलग नुकसान हैं। तो मैं ऐसा सोचता हूँ शायद एयर वर्शन यूज़ किया होगा। नहीं, खबरें आई कुछ जगहों से कि बरेली से सुखोई 30 उड़े थे, पंजाब से रफ़ाल उड़े थे, विमान तो उड़े ही थे हमारे। पर ये कि मैं बस ये सोच रहा था कि ये जो डिसीजन है कि हमने सरफेस टू सरफेस के बारे में क्यों नहीं सोचा। आई एम श्योर जिन लोगों ने फैसला लिया वो सक्षम लोग हैं और वो बेहतर जानते हैं। वो बेहतर जानते हैं, वो सक्षम लोग हैं, उन्होंने निर्णय लिया, जो भी निर्णय लिया होगा वो सही निर्णय लिया होगा जी। लेकिन टेक्निकली एयर वर्शन जो है वो एडवांटेजियस होता है। अच्छा, हाँ, जो एयरप्लेन में, एयरक्राफ्ट में मिसाइल्स इंटीग्रेट करने के संबंध में, तो जब हमने ब्रह्मोस तो बना ली, लेकिन ब्रह्मोस सुखोई विमान उसको लेकर के जा सकें, इस लायक बनाने के लिए हमें किस तरह के चेंजेस उसमें करने पड़े? क्योंकि आप उस प्रोग्राम से जुड़े हुए थे जब हमने सुखोई के लिए कंपैटिबल, Su-30 के लिए कंपैटिबल बनाया ब्रह्मोस को। तो पहले क्या वज़न ज़्यादा था ब्रह्मोस का? सिर्फ वज़न की ही बात होती है या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं? अच्छा, ये हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि सुखोई 30, चूँकि सुखोई 30 रशियन एयरक्राफ्ट है और सुखोई 30 का जो सोर्स कोड है, सोर्स कोड यानी कि जिस तरीके से उसके कंप्यूटर्स ऑपरेट करते हैं अंदर, उसका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हमको सब मालूम है, क्योंकि हम सुखोई 30 भारत में बनाते हैं। और इसका जो सॉफ्टवेयर है वो हमारी एयरफोर्स ने लिखा भी हुआ है। एक ऑर्गेनाइजेशन है SDI, तो SDI बना, ये भारतीय वायुसेना का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बनाते हैं, ये इन्होंने उसमें मॉडिफाई भी किया हुआ है और इनको सब कुछ मालूम है सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ब्रह्मोस को सुखोई 30 में इंटीग्रेट करना संभव था, पहली बात। दूसरा ये कि सुखोई के क्या होता है, हार्ड पॉइंट्स होते हैं। हार्ड पॉइंट यानी कि हार्ड पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं, इनको जो स्टेशंस होते हैं ना, हार्ड स्टेशंस, जहाँ पर हम वेपन को लगा सकते हैं एयरक्राफ्ट में। तो आपने देखा होगा जैसे सुखोई 30 ऐसा है, तो उसकी जो विंग्स हैं उसमें 2 जगह या 3 जगह
इसी तरीके से विंग्स में दूसरी जगह वहाँ पर भी हम लगा सकते हैं, और जो उसकी बेली होती है, अंडर बेली जो होती है, वहाँ भी हम लगा सकते हैं वेपन्स। तो सुखोई 30 में जो बेली है उसमें एक ही हार्ड पॉइंट था। स्टेशन तो था, वेपन स्टेशन है, लेकिन हार्ड पॉइंट एक ही था। तो और ये जो ब्रह्मोस है ये लगभग 9-10 मीटर लंबी मिसाइल है, तो एक हार्ड पॉइंट पे इसको हम नहीं लगा सकते लॉन्चर, तो इसके लिए हमको 2 हार्ड पॉइंट की ज़रूरत थी। और जो हमारा लॉन्चर था वही लगभग 8 मीटर लंबा था, तो उसको एक हार्ड पॉइंट पे हम कैसे लगा पाएंगे? तो इसका मतलब ये हमको एक और हार्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इसके लिए हमको सुखोई 30 को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब ये हो गया मैकेनिकल मॉडिफिकेशन। तो आप जैसा एयरक्राफ्ट देखते हैं ना, आप सिविलियन एयरक्राफ्ट देखते हैं, तो सिविलियन एयरक्राफ्ट में क्या होता है कि उसके ऊपर स्किन होती है। अगर उस स्किन को हम निकाल देंगे तो उसके अंदर आपको पूरा मैकेनिकल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो वो जो मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, उस मैकेनिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो उसको मॉडिफाई करने के लिए एक ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, क्योंकि जो ओरिजिनल एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी टेस्टेड है, सर्टिफाइड है, और अब आप उसमें चेंजेस ला रहे हैं। तो उसमें चेंजेस लाने के लिए अब आपको क्या है कि सेकंड हार्ड पॉइंट आपने लगाया, फिर उसके बाद उस हार्ड पॉइंट को इंटीग्रेट करना पड़ेगा उसके अंदर जो स्ट्रक्चर है उसमें, तो आपको वेल्डिंग करनी पड़ेगी, वही मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा। ये मॉडिफिकेशन पूरी तरह से स्वदेशी था? स्वदेशी था, इसमें कोई रशियन हेल्प नहीं ना। ना अब क्या हुआ कि जो OEM है इसका, सुखोई 30 का जो OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, तो उन्होंने कहा कि हम मॉडिफाई कर देंगे, लेकिन उसका लगभग उन्होंने $200 मिलियन का खर्च बताया था। 200 या 250-250 मिलियन डॉलर का खर्च आएगा। तो हमने कहा कि हम खुद ही कर था नहीं। हाँ। तो हमने फिर HAL में ना उस समय CMD थे डॉक्टर त्यागी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो CMD थे वो थे डॉक्टर त्यागी। तो डॉक्टर त्यागी से बात करी कि सर ये चैलेंज है और हमारे पास सिर्फ 200 करोड़ है आपको देने के लिए, तो 200 करोड़ में आप इसको बना दीजिए। तो और हमको ये मालूम था कि 200 करोड़ से ज़्यादा खर्च होगा इसमें, लेकिन हमारे पास जो बजट एलोकेटेड था वो सिर्फ 200 करोड़ था। तो त्यागी साहब ने कहा कि राष्ट्र हित में तो हम इसको करेंगे, और HAL ने इस चैलेंज को स्वीकार किया। और उन्होंने इस तरीके से स्वीकार किया, देखिए उन्होंने ब्लाइंडली नहीं स्वीकार किया। तो हमने HAL से बात करी, HAL ने पूरे भारत के जो लोग एविएशन इंडस्ट्री में काम कर रहे थे उन सबको इकट्ठा किया। तो ये काम किया DRDO और HAL ने मिलके। तो जो SDI है, मैंने आपको बताया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, फिर ASTE जहाँ पे पायलट की टेस्टिंग होती है, तो एयरफोर्स का वो इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद हमारे पास DGAQA है, डायरेक्टर जनरल एविएशन जो सर्टिफाई करते हैं, DGAQA को हमने लिया, क्वालिटी एश्योरेंस का इंस्टीट्यूट है, और DGQA को लिया। फिर उसके बाद इसमें हमने NAL CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, उसको लिया, ISC बैंगलोर को लिया, बहुत सारी जगहों को लेके इकट्ठा करके। और हम जो मीटिंग करते थे तो उसमें 100-150 लोग रहते थे एविएशन एक्सपर्ट्स, कि किस तरीके से इसको करना है। और भारत में एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, भारत में नॉलेज की कमी नहीं है, इस नॉलेज को किस तरीके से इंटीग्रेट करके और उपयोग में लाना है, उस चीज़ की कमी है। तो वो हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर हमने सुखोई 30 के अंदर वो चेंज किया। चेंज करने के बाद उसको टेस्ट किया, सर्टिफाई किया। अच्छा, एक तो ये काम चल रहा था सुखोई 30 का, दूसरा काम चल रहा था लॉन्चर बनाने का। तो लॉन्चर उतना बड़ा पूरी दुनिया में नहीं बना था, तो उस लॉन्चर को बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने DRDO में ली। तो DRDO में R&D इंजीनियर्स है, R&D इंजीनियर्स पुणे और DRDO हैदराबाद, इन दो ने ये लॉन्चर को डेवलप किया, मैन्युफैक्चर किया और सर्टिफाई किया। तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रह्मोस की खुद की थी, ब्रह्मोस की और DRDO हैदराबाद की, कि इस मिसाइल का वेट कैसे कम करना है। तो मिसाइल का वेट था 2.9 टन, 2.9 टन से हमने इसको 2.2 टन तक लेके आए, यानी 2200 किलोग्राम तक लेके आए। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो मेटेलिक थी तो उनको हमने कंपोजिट में बदला। और जब एयरक्राफ्ट उड़ता है तो एयरक्राफ्ट की स्पीड का भी एडवांटेज आप ले सकते हैं, तो उसका हमने एडवांटेज लिया। तो एडवांटेज लेने के कारण जो बूस्टर है उसका वेट कम हो गया।
और एक और काम किया कि जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, अब क्या होता है कि मिसाइल को लॉन्च कर रहा है, पायलट लॉन्च करेगा, तो पायलट को ना तो मिसाइल दिखती है और ना वो देख सकता है, संभव नहीं है। और पायलट उड़ रहा है सुपरसोनिक स्पीड से और उसको उस समय मिसाइल लॉन्च कर रही है। तो जो आपने देखा होगा ना, पायलट के आगे बहुत सारे स्क्रीन होते हैं, तो उन स्क्रीन्स को देख के, अच्छा वो स्क्रीन तो OEM ने दिए थे, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के स्क्रीन थे, अब उसमें हमको अपना ब्रह्मोस का स्क्रीन इंट्रोड्यूस करना, तो इसका मतलब है कि उसकी जो कम्युनिकेशन बस है उसमें हमको मॉडिफाई करना, सॉफ्टवेयर फिर से लिखना, और आप समझ गए ना, गाड़ी पूरी खुलनी पड़ गई मतलब। तो अब पूरे के पूरे उसके चेंज करना जी। अब हमने उसके पूरे जो अपनी स्क्रीन थी वो उसके अंदर इंट्रोड्यूस करी। अच्छा, और उसके अंदर आप कोई नया स्क्रीन नहीं डाल सकते हैं, कोई नई बटन भी नहीं लगा सकते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग थी उन्हीं को मॉडिफाई करना। तो उनको हमने मॉडिफाई करके अपनी स्क्रीन 2-3 स्क्रीन डालें कि भाई वो पायलट को दिखना चाहिए कि उसकी मतलब इस समय मिसाइल किस समय वो फायर कर सकता है, किस समय मिसाइल जाएगी, ऑप्टिमम कंडीशंस क्या हैं, तो वो फिर हमने इंट्रोड्यूस करी, वो कैलकुलेट करी। तो अगर एयरक्राफ्ट पॉइंट 1 पर उड़ रहा है, पॉइंट 1 माइक या बहुत धीरे उड़ रहा है, तब आप मिसाइल नहीं लॉन्च कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से उड़ रहा है तो भी नहीं लॉन्च कर सकते हैं। एक आइडियल कंडीशन है जब वो मिसाइल को लॉन्च करेगा, और वो मिसाइल लॉन्च करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में आना पड़ता है पायलट को। तो वहाँ पर वो हमने पूरा डिज़ाइन किया, डेवलप किया और फिर मिसाइल को लॉन्च किया। अच्छा, यहाँ पर ना कई बातें होती हैं। इतनी हैवी मिसाइल आज तक एयरफोर्स ने ना तो लॉन्च करी, ना DRDO ने कभी इतनी बड़ी मिसाइल बनाई एयरफोर्स के लिए, और ना ही हमने प्रोड्यूस करी थी। तो अब हमारे लिए चैलेंज ये था कि अगर ये मिसाइल ड्रॉप होती है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मिसाइल पलट के आके एयरक्राफ्ट में लग जाएगी। 450-500 करोड़ का एयरक्राफ्ट है, फिर पायलट की लाइफ है। तो मैं आपके व्यूअर्स को फिर बोलूँगा कि YouTube पे जाइए और वहाँ पे टाइप करिएगा एक्सीडेंट्स लॉन्च एयरक्राफ्ट, तो इन कीवर्ड से आपको ना वीडियो मिलेंगे बहुत सारे, और इतने सारे वीडियो मिलेंगे कि किस तरीके से एक्सीडेंट हुए हैं। तो हमने अपने सारे, ये मेरा काम था, मैंने सारे जो हमारे साइंटिस्ट थे, जो इंजीनियर्स थे, उन सबको मैं कहता था ये वीडियो देखो, और वीडियो इसलिए देखो कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए, हमारा वीडियो इसमें नहीं लगना है कभी भी, इस बात को याद रखना। तो अब मैं आपको भी कहूँगा, आप भी वीडियो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कॉम्प्लिकेशन क्या थे। तब मिसाइल ड्रॉप होती है और पलट के आके एयरक्राफ्ट में लगती है। मिसाइल लॉन्च ड्रॉप हुई, ड्रॉप होने के बाद उसमें फायर हुआ, फायर होने के बाद वो 100 मीटर गई और फिर पलट के आके एयरक्राफ्ट को लग गई। कई बार मिसाइल लगी हुई है, एयरक्राफ्ट उड़ रहा है और उसी समय एक्सीडेंट हुआ तो मिसाइल जाके एयरक्राफ्ट को हिट कर दी। सैकड़ों एक्सीडेंट्स हैं ऐसे। तो इसको ऐसा ना हो, इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने विंड टनल टेस्ट किया। तो एयरक्राफ्ट का मॉडल बनाया गया, एयरक्राफ्ट के मॉडल बनाने के बाद फिर मिसाइल का मॉडल बनाया गया, दोनों को इंटीग्रेट करके विंड टनल में टेस्ट हुआ। विंड टनल यानी कि हम सिमुलेट करते हैं फ्लाइंग कंडीशंस ज़मीन पर। तो NAL है, NAL नेशनल एरोनॉटिक्स लेबोरेटरी बेंगलोर, उनके पास ये सुविधा है। तो उसके अंदर हमने उसको टेस्ट किया। अच्छा, ये तो स्केल डाउन मॉडल था, इसको टेस्ट किया। फिर दूसरी बात हमने कहा कि ये तो छोटा सा प्रैक्टिकल हो गया, एक टेस्ट करते हैं थ्योरी वाला टेस्ट। तो थ्योरी में क्या होता है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स होती है, इसको हम CFD बोलते हैं। तो IIT मुंबई के अंदर एक स्टार्टअप था, तो वहीं के एक प्रोफेसर ने शुरू किया था स्टार्टअप एक प्राइवेट कंपनी के साथ। तो उनके साथ हमने ये कहा कि आप CFD करो, तो उन्होंने CFD करी। CFD करने के बाद पता चला कि मिसाइल अगर इस स्पीड पे उड़े, एयरक्राफ्ट इस स्पीड पे उड़ेगा, मिसाइल ड्रॉप होगी और फिर उड़ेगी तो ये हिट नहीं करेगी एयरक्राफ्ट को। चलो ठीक है, ये तो दूसरा हो गया। तो थ्योरी भी प्रूव हो गई और प्रैक्टिकल भी प्रूव हो गया। फिर एक और हमने कहा कि एक डमी ड्रॉप करेंगे। डमी ड्रॉप यानी कि वो मिसाइल डमी रहेगी,
सेम वेट रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। और फिर हमने सुखोई 30 से इंटीग्रेट करके और उसको हमने डमी ड्रॉप किया। तो जब हम डमी ड्रॉप कर रहे थे तो हमने पूरा वीडियो बनाया। तो वो डमी ड्रॉप का वीडियो, डमी यानी कि नकली सेम मिसाइल, मिसाइल, सेम मटेरियल, सेम वेट, उसका जो वेट, जो कन्फिग्रेशन बस है उसमें वो भी सेम है। विस्फोटक नहीं है, सिर्फ उसके अंदर विस्फोटक पदार्थ नहीं है, उसके अंदर प्रोपेलेंट नहीं है। तो जो मिसाइल गिर रही थी वही मिसाइल कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स में भी उसी स्पीड से गिर रही थी, वही विंड टनल में भी उसी स्पीड से गिर रही थी। तीनों चीज़ें मिल रही थी आपस में, यानी कि अब जो है कुछ एक्सीडेंट होने के चांसेस शून्य हैं, ज़ीरो हैं। तो ये किए। और जब हमने मिसाइल, हमने एक फ़िलासफ़ी बनाई थी ब्रह्मोस के अंदर। महंगी मिसाइल होती है काफ़ी, मैं आपको एग्जैक्ट कीमत नहीं बता पाऊँगा, लेकिन काफ़ी होती, 30-40 CR के आसपास होता है ये, करोड़। तो अगर एक्सीडेंट होगा या मैं 10 टेस्ट करूँगा तो मेरे को 300-400 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। तो ये ना खर्च करके क्या करते हैं कि हम अपना काम ग्राउंड पर ही कंप्लीट करते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं और ऐसा देखते हैं कि ऐसा काम करेंगे कि परफेक्ट काम हो, कोई भी काम इनकम्प्लीट नहीं रखेंगे और जितनी भी टेस्टिंग करेंगे वो पक्की टेस्टिंग करेंगे, सर्टिफिकेशन 100% करेक्ट करेंगे। तो जो हमारी पहली फ़्लाइट होगी वही सक्सेसफुल होनी चाहिए। तो जब हमने ब्रह्मोस को सुखोई 30 में इंटीग्रेट करके और लैंड अटैक किया, तो वही टेस्ट किया था और हमने अपने यूज़र को बुला लिया था कि हमारी ओर से एक ही टेस्ट होगा। अगर दूसरा टेस्ट करना है तो पैसे आपने देने हैं, तीसरा करना है तो आपने देने, बस देख लो उसको, पहली बार में ही देख लो और पहली बार में हम हिट करेंगे। तो पहली बार में हमने लैंड अटैक किया, लैंड अटैक टेस्ट सक्सेसफुल। दूसरी बार शिप वाला टेस्ट किया, हमने कहा आपको जितने रडार लगाने हो, जितने कैमरे लगाने हो, जितना भी कुछ करना है सब कर दो। और एयरफोर्स ने क्या किया था कि एक तो लॉन्च हो रहा था और दूसरा उन्होंने सुखोई 30 उसके पीछे बाजू में लगा के रखा था दूर कि वीडियोग्राफी करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था उन्होंने, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। मैं आपको एक पायलट की भी बात बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो ये हुआ, ये होने के बाद पहली बार में ही हमने शिप में भी सफलता ली और लैंड में भी सफलता ली। तो मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको यही कहना चाहूँगा कि बार बार रिपीट मत करिए किसी भी चीज़ को, पूरी तैयारी से जाइए और हर बार हिट करने का सोचिए। ये मत सोचिए कि अब हम ट्रायल ले रहे हैं, ये बीटा वर्जन है, टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग नहीं करनी है, अच्छी से तैयारी करके जाइए, हिट करिए टारगेट। तो ये सीख सकते हैं हम। एक और यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है कि जब हम टेस्ट कर रहे थे तो टेस्ट करने के पहले ना पायलट्स की ब्रीफिंग होती है, ब्रीफिंग्स होती हैं, मतलब एक ब्रीफिंग तो फाइनल ब्रीफिंग होती है, उसके पहले ना उनके साथ बैठ के हम डिस्कशन करते हैं महीनों, और उनको हम मिसाइल के बारे में सब कुछ सिखाते हैं कि इस मिसाइल के अंदर ये है, ऐसे ऐसे उड़ेगी, इसके अंदर ये है। तो एक पायलट हुआ करते थे विंग कमांडर प्रशांत। तो जो विंग कमांडर प्रशांत को हमने इसके लिए ट्रेन किया था, नॉमिनेशन हुआ था इंडियन एयरफोर्स की ओर से कि प्रशांत आपके साथ रहेंगे। तो प्रशांत नैयर, तो फ्लाइट के कुछ महीने पहले मिसेस प्रशांत पास्ड अवे, वो नहीं रही। तो अब हम लोग सब टेंशन में आ गए कि जिसको हमने सिखाया था, जिसको हमने सब कुछ ट्रेन किया हुआ था, ऑफ कोर्स स्टैंड बाय पायलट भी थे, लेकिन प्रशांत नायर के ऊपर हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस था कि प्रशांत नायर हमारा, मतलब होता है ना आपका प्रिफर्ड पायलट, तो प्रशांत नायर हमारा प्रिफर्ड पायलट है। और विंग कमांडर प्रशांत नायर के साथ ये ट्रेजेडी हो गई, बहुत टेंशन में थे। लेकिन हमने कुछ दिन दिए, फिर पूछा कि आप उड़ाएंगे ना? तो प्रशांत नायर ने कहा कि मैं ही उड़ाऊंगा, और कौन उड़ाएगा? तो प्रशांत नायर का, विंग कमांडर प्रशांत नायर का जो आत्मविश्वास था, और वो टेस्ट पायलट थे। टेस्ट पायलट सबसे डिफ़िकल्ट जॉब होता है एयरफोर्स में। पायलट्स तो बहुत सारे होते हैं, टेस्ट पायलट बहुत कम होते हैं। तो प्रशांत नायर, विंग कमांडर प्रशांत नायर, मेरे को उनका टाइटल लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उनको बुरा लगेगा। तो विंग कमांडर प्रशांत नायर ने ये चैलेंज लिया और उन्होंने ही उड़ाया, उन्होंने ही ड्रॉप टेस्ट किया, उन्होंने ही पहला टेस्ट किया। तो और
सफलता का काफ़ी श्रेय विंग कमांडर प्रशांत नायर को भी जाता है, क्योंकि उन्होंने उड़ाया इसको। एक सवाल जो आपसे अक्सर लोग पूछते होंगे, और डिफेंस की दुनिया में तुलना, कंपैरिजन तो बहुत आम भी है, पर फिर भी आपके हिसाब से अगर हम एक ग्लोबल स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखें कि रूस क्या बना रहा है, अमेरिका क्या बना रहा है, सुपरसोनिक मिसाइल्स की बात हो रही है, ब्रह्मोस उसमें कहाँ खड़ी होती है? कौन सी और मिसाइल्स हैं जिनको आप आगे आने वाले वर्षों में बोलेंगे कि टू वॉच आउट फॉर दीज मिसाइल्स, जिनके पास बहुत उन्नत मिसाइल्स हैं, वो चाइना है, रशिया है, कौन सी हैं और उनमें ख़ास बात क्या है, और भारत भविष्य में अपने मिसाइल प्रोग्राम को किस दिशा में लेकर के जाना चाहिए? मैं आपको एक जेनरिक स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारा देश और DRDO किसी भी प्रकार की, कितनी भी रेंज तक की, और हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनको कहना है कि हमको ये मिसाइल चाहिए, और हम बनाने में सक्षम हैं, हर प्रकार की, हर तरीके की। सिर्फ ज़रूरत है फंडिंग की, और ज़रूरत है यूज़र के रिक्वायरमेंट की। अगर वो बता दे कि हमको ये चाहिए, हम बना देंगे। फंडिंग का इशू रहता है? नहीं, फंडिंग का इशू मतलब अगर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ हमको ये मिसाइल चाहिए, तो फंडिंग भी आ जाएगी। हम तो एज ए डिज़ाइनर बता रहे हैं कि हमको आप 2 चीज़ें दे दीजिए, फंडिंग दे दीजिए और रिक्वायरमेंट दे दीजिए, हम बना के दे देंगे मिसाइल। तो भारत ने पिछले 40 सालों में ये सक्षमता हासिल कर ली है। और जहाँ तक बात है भविष्य की और ब्रह्मोस की, मोर स्पेसिफिकली ब्रह्मोस, क्योंकि मैंने ब्रह्मोस में 8 साल काम किया। 8 साल क्या, मैंने तो ब्रह्मोस में लगभग, ब्रह्मोस से जो मेरा जुड़ाव था वो लगभग 25 साल का है। लेकिन एज बतौर CEO और बतौर MD आपने MD 8 साल का रहा है। तो ब्रह्मोस जो है दुनिया की एक सबसे सफल मिसाइल है, सबसे सफल क्रूज़ मिसाइल है। इसकी सफलता के और भी इंडिकेशंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो हम अगर चाहें, अगर हमारी ज़रूरत सिर्फ 5000 किलोमीटर की है, तो हमको 10,000 किलोमीटर की अग्नि बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी थोड़ी एनालॉजी है कि अगर आपकी लड़ाई आपके पड़ोसी से है, तो आपको गवर्नमेंट लाइसेंस देती है एक पिस्टल खरीदने का, आपको मशीन गन खरीदने का लाइसेंस नहीं देती है। अगर आपका दुश्मन 10 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, तब आपको मशीन गन की ज़रूरत है। तो आपका दुश्मन तो पड़ोस में है, तो आपको 5000 में से काम हो जाएगा। हाँ, सिर्फ रेंज कोई पैमाना नहीं होना चाहिए कि कोई मिसाइल कितनी पावरफुल है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रिसीजन। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल बनाई जाए, तो हम अभी, जैसा आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हमने अभी 200 की, 250 की, उनकी भी बात कर रहे हैं हम, कि हम वो भी बना रहे हैं, बना लेंगे थोड़े दिनों में। और जहाँ तक बात आती है एंटी शिप की, तो एंटी शिप की भी वैरायटी ऑफ मिसाइल बन रही हैं। तो मिसाइल के क्षेत्र में भारत बहुत सक्षम है और बहुत ताकतवर है। तो हम हर तरीके की मिसाइल बना सकते हैं, कहीं से भी लॉन्च करने वाली बना सकते हैं, चाहे ज़मीन हो, हवा हो, पानी के अंदर हो, कुछ भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक ब्रह्मोस की बात आती है, तो हमारी वायुसेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने साउथ इंडिया में एक स्क्वाड्रन बनाया है सुखोई 30 के साथ। और इसी के साथ ही साथ ना, जब भारत मेंबर बना था, आपको याद हो क्वाड का मेंबर बना था, तो जब क्वाड की मेंबरशिप आई थी, तो क्वाड, उन्होंने कहा, सारे लोग बोल रहे थे कि भारत को अब इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक, पैसिफिक ओशन कहाँ है और इंडियन ओशन कहाँ है? तो ऐसा वो क्यों बोल रहे थे सब लोग? वो लोग इसलिए बोल रहे थे कि भारत की क्षमता है पैसिफिक ओशन में भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की। वो ऐसे कि आप सुखोई 30 की अपनी रेंज है, टोटल रेंज है 3400 किलोमीटर, यानी आप 1700 किलोमीटर जा सकते हैं, मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं 1000 और फिर वापस आ सकते हैं। आप इसको रिफ्यूल कर दीजिए, जाते समय रिफ्यूल कर दीजिए, या मिडवे पे रिफ्यूल कर दीजिए, तो ये और भी आगे जा सकता है। फिर जाते समय भी रिफ्यूल कर दीजिए, आते समय भी रिफ्यूल कर दीजिए, तो हम तो पैसिफिक पहुंच गए ना। तो इसलिए आपको कहा जा रहा था कि अब आप जो है वो इंडो पैसिफिक में अपना रोल प्रोवाइड करिए। तो एक तो ये है, ऑफ कोर्स बाकी एयरक्राफ्ट भी हैं, बाकी सबमरीन भी हैं,
बाकी वॉरशिप्स भी हैं जो इंडियन ओशन में अपना अपना रोल प्ले करेंगे। सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का मतलब होता है कि आप अपनी खुद की सुरक्षा देख सकते हैं और आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं तो उनको भी एक प्रोटेक्शन दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आक्रमण करने जा रहे हैं, अटैक करने जा रहे हैं, नहीं। देखिए, जो डिफेंस होता है वो आप तभी कर सकते हैं जब आप अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को बता सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे थे कि हम अपनी जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ तक का। एक सवाल मेरी ओर से आखिरी, फिर मैं ऑडियंस जो पीछे हमारे साथी बैठे हुए हैं वो सवाल पूछेंगे जी। ऐसे कुछ उदाहरण देखने में आए हैं जब चूँकि DRDO से जुड़े हुए लोग, भारत के मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग एक बहुत गोपनीय प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, तो उनसे इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। हाँ, जिसमें से एक बहुत कॉमन तरीका है हनी ट्रैप। हमारे साथ हम उसके शिकार हो चुके हैं। DRDO के एक अधिकारी उसके शिकार हुए और बड़ा चर्चित रहा वो मामला। अब हम क्या प्रिकॉशंस इसके लिए लेते हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कई डिपार्टमेंट हैं जो साइबर क्राइम को देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस इशू करी है कि आप किस तरीके से आपको प्रोटेक्शन लेना है, किस तरीके से क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उन्होंने बकायदा पूरा एक बहुत डिटेल्ड पेपर इशू किया है जो हम रिकमेंड करते हैं हर, चाहे कोई साइंटिस्ट हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो या टेक्नीशियन हो, कि उसको पढ़ना चाहिए, उसको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है, एक तो हो गए इंस्ट्रक्शंस, दूसरा है कि हम उसको पर्सनली लोगों को बताना पड़ता है बैठ के, क्योंकि लोग ज़्यादातर रिस्क टेकिंग होते हैं। अच्छा, जितनी भी ये हनी ट्रैपिंग होती है ज़्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से होती है, कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, लोग वहाँ पर जाके अपने को थोड़ा प्रोजेक्ट करते हैं या बताते हैं कि वो क्या कर रहे हैं या उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है। वो केस आपको याद होगा, सेजल कपूर नाम से हाँ, एक प्रोफाइल बनाई गई और 3 साल में 2015 से 18 तक 98 लोगों को हनी ट्रैप किया गया, जिसमें भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, कई राज्यों के पुलिस अधिकारी भी शामिल थे, DRDO के भी लोग। जी हाँ। तो शायद पहले अवेयरनेस नहीं थी, आजकल बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। और हनी ट्रैप में बेसिकली क्या करते हैं कि जो भी टारगेट होता है तो उसका ईगो इन्फ्लेट करते हैं। तो जब ईगो इन्फ्लेट करते हैं और उसको देखिए, हमारे देश में ना पैसे के लिए बहुत कम हनी ट्रैप हुए हैं, ज़्यादातर हुए हैं कि उनका ईगो इन्फ्लेट करके या उनको एक अट्रैक्ट करके कि यू आर गोइंग टू बी वेरी फ्रेंडली विथ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो उस तरीके से उनको हनी ट्रैप किया गया है। और हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हैं उनको बताते हैं कि देखिए, हम लोग इतने हैंडसम, इतने देवानंद, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन या शाहिद कपूर तो है नहीं कि कोई भी हमसे इम्प्रेस हो जाएगा या कोई भी हमारा फ्रेंड बनना चाहेगा। तो इस गलत फहमी में मत रहो, आप नॉर्मल हो। और ये जितने भी पिक्चर्स आ रही हैं, जितने भी लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ये सब के सब हनी ट्रैप में फंसाने वाले हैं आपको। और उनको हम दूसरे एग्जाम्पल भी देते हैं कि जो हनी ट्रैप में फंसे थे उनका क्या हाल हुआ है। उनकी खुद का जो कैरियर था वो तो ख़त्म हो गया। 2018 निशांत अग्रवाल जी, फैमिली भी ख़त्म हो गई, और उसके साथ साथ एक जो बैड पब्लिसिटी मिली, जो एक बदनामी हुई है, तो उस बदनामी के कारण अब उनको कहीं भी कुछ भी होने वाला नहीं, उनका कैरियर फिनिश्ड है। तो कम से कम हम लोग उनसे सीख लें। और ये तो एक पर्सनल हो गया। और दूसरा, हम उनको बताते हैं कि देखिए, जो ईरान का जो एटॉमिक एनर्जी प्लांट था वो क्यों नहीं बना पाए न्यूक्लियर फ्यूल, चूँकि बाहर से जो इज़राइल ने जो वो थी ना मेमोरी स्टिक, वो बड़ी अट्रैक्टिव मेमोरी स्टिक ड्रॉप करके रखी हुई थी हर जगह। तो लोगों ने उनको ले जाके लालच में आके कह रहे हमको तो फ्री में मिल रही है मेमोरी स्टिक, तो वो लाके अपने उसमें लगा लेते थे कंप्यूटर में। तो आज हमारे जितने भी कंप्यूटर हैं वो सब
मेमोरी स्टिक के लिए डिसेबल्ड हैं, आप उसमें से कुछ भी ना तो उसमें प्लग पेन ड्राइव नहीं लगा सकते, ना प्लग आउट कर सकते हैं, तो बस सब कुछ निकाल दिया है। तो वो हमने अपनी ओर से प्रिकॉशन लिए हुए हैं और लोगों को कहते हैं कि कोई भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट आप स्कैनिंग मत करिए, आप अपने साथ घर मत ले जाइए, आपको जो भी पढ़ना है वो आप यहीं बैठ के पढ़िए, आपके नोट्स बनाने हैं तो नोट्स भी आप यहाँ पर ही बना के यहीं छोड़ के जाइए, आप अपने साथ घर मत लेके जाइए, क्योंकि वो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो ये तो अवेयरनेस है और मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत अवेयर हो गए हैं, फिर भी एक्सीडेंट होते रहते हैं और उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन तैयार रहता है, सिक्योरिटी टाइट रहती है कि वो देखती है कि कोई भी अगर फ़ोटोकॉपी होती है तो हमारे नंबर्स रहते हैं, उस पर आ जाते हैं कि इतने पेपर फ़ोटोकॉपी हुए। अगर कोई डॉक्यूमेंट किसी ने लिया है तो बाकायदा उसका नाम होता है रजिस्टर में, किसने लिया और कब वापस किया। और जो इररिलेवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो हम उनको देते नहीं हैं, जिनका जो काम कर रहा है तो सिर्फ उसको वही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। तो प्रिकॉशंस तो पूरी लेते हैं। ऑन दैट नोट, अब ये हॉल ओपन है और पीछे जो मेरे साथी बैठे हैं वो सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। जी। पहला तो ये कि जो फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है चाइना का, चाइनीज़ क्लेम करते हैं कि वो ऑपरेशनल है, लेकिन दुनिया में काफ़ी डिफेंस एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि शायद वो सिर्फ फियर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। अब वो टेक्नोलॉजी इतनी माइंड ब्लोइंग है, क्या वो सच है, क्या वो नहीं है, या फिर आपका क्या मानना है इस बारे में? वॉरफेयर में क्या होता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ओवर प्रोजेक्शन और दूसरा अंडर प्रोजेक्शन। तो कई बार जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बताता है जिसके डेवलपमेंट मॉड्यूल उनके पास नहीं है, क्योंकि हम पढ़ सकते हैं उनकी जो पब्लिश्ड पेपर हैं या उन्होंने क्या क्या टेक्नोलॉजी डेवलप करी हैं, उनसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये इनके पास नहीं है, ये लोग ओवर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। और ओवर प्रोजेक्शन इसलिए कर रहे हैं, चाइना के साथ ना एक दूसरी प्रॉब्लम है। चाइना अपना एडवर्सरी यूएस को मानता है, अमेरिका को मानता है, तो वो उनको ये बताना चाहता है अमेरिका को कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो तुमसे ज़्यादा डेवलप्ड है और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो चाइना ओवर प्रोजेक्शन करता है, किसके लिए? यूएस के लिए। लेकिन जब हमारे देश की बात आती है तो हमारे लिए वो बताता है कि हम तो मतलब तुमसे लड़ना ही नहीं चाहते हैं, लेकिन हम लैंड चाहते हैं लेकिन लड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन बात भी नहीं करना चाहते हैं। तो उसकी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है चाइना की। और जहाँ तक बात है इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन की, तो उसमें तो बाकायदा सब लोगों ने साइन किया हुआ है कि हम स्पेस को वेपनाइज नहीं करेंगे। लेकिन ये तो सिर्फ थ्योरी है, प्रैक्टिकल तो कुछ भी हो सकता है। और सर, दूसरा ये था कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कई बार जो यूएवीज थे या बैलिस्टिक मिसाइल्स भी यूज़ हुई थी, तो इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने काफ़ी हद तक डिटर किया था चीज़ों को। सर, आपने न्यूक्लियर वॉरहेड की बात करी थी, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जिनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड होता है, अगर वो टारगेट किया जाए तो क्या, अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल को टारगेट करके रोक देते हैं तो क्या वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी न्यूट्रलाइज हो जाता है? और अगर वो नहीं होता है तो जैसे अभी रिसेंटली इंडिया का आई थिंक ऑपरेशनल है न्यूक्लियर ट्रायड, राइट? तो पाकिस्तान जब ये धमकी देता है कि हम खुद डूबेंगे तो आधी दुनिया को डुबा देंगे, ऐसा कुछ, तो हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटी क्या है ऐसे धमकियों को या फिर बैलिस्टिक न्यूक्लियर हेड्स को रोकने की? हाँ, आपका जो पहला प्रश्न था ना, तो आपने उस पर एक बात पूछी थी कि जो चाइना है तो वो जो धमकी दे रहा है तो उस धमकी का ओवर प्रोजेक्शन। हाँ, ओवर प्रोजेक्शन, तो ओवर प्रोजेक्शन कर रहे हैं। आपने कुछ और भी कहा था, एक और बात कही थी आपने। सर, मैं तो FOBS के बारे में पूछ रही थी कि है या नहीं है। हाँ। और आपने और सर, न्यूक्लियर ट्रायड है हमारे पास। हाँ, लेकिन तो ये तो न्यूक्लियर ट्रायड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी हम मिसाइल लॉन्च करते हैं तो मिसाइल लॉन्च करने के बाद जो न्यूक्लियर आप एक्चुअली में हम लोग कभी भी ना न्यूक्लियर शब्द इस्तेमाल नहीं करते, न्यूक्लियर बॉम्ब। कारण है कि ये एक बहुत डिह्यूमनाइजिंग वर्ड है न्यूक्लियर। हम लोग देख चुके हैं न्यूक्लियर बॉम्ब के क्या
अफेक्ट होते हैं वहाँ पर जब जापान में उपयोग में लाया गया था इसको, तो इसको हम लोग शब्द ना उपयोग करने का इसको स्ट्रेटेजिक बॉम्ब बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक। तो ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्ब है ये अपने आप कभी भी ट्रिगर नहीं हो सकता है। इसको ट्रिगर करने, उसके अंदर ट्रिगरिंग मैकेनिज़्म होता है। तो जब तक ट्रिगरिंग मैकेनिज़्म ऑपरेशनल नहीं है तो वो कुछ भी नहीं होगा। तो अगर वहाँ से कोई मिसाइल आ रही है और आपने उसको मिड वे में एंगेज कर लिया, मिड वे में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पूरी की पूरा जो रिमेनिंग सेक्शन है वो ज़मीन पर गिरेगा, तो लाइक ए डेड वेट, डेड वेट गिरेगा, रेडियो एक्टिव नहीं होगा। नहीं, उसका जो वॉरहेड वो एक्टिवेट नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रेटेजिक वॉरहेड है उसको एक्टिवेट करने के लिए उसमें ट्रिगरिंग मैकेनिज्म होता है। तो वो ज़मीन से क्या होता है, ये ज़मीन से 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द जो उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया है, तो वहाँ पर उसको ट्रिगर करते हैं और एक्सप्लोड भी उतनी ही हाइट पर करते हैं, हिट करने पे नहीं करते हैं। तो जब वो ट्रिगर वगैरह होगा तभी वो ऑपरेशनल होगा। तो हमने जो न्यूक्लियर मिसाइल आ रही हैं या कोई भी मिसाइल आ रही है तो हम उसको कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जैसे S-400 है ना हमारे पास, ये भी BMD है। तो अगर हमारे पास क्या होता है, BMD में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस में रडार्स होते हैं बहुत सारे, तो रडार की रेंज होती है और हम सेटेलाइट से भी देखते हैं उसको। तो हमको ज़्यादातर पता है कि जो हमारे एनिमी कंट्री हैं उन्होंने कहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल रखी हुई हैं। तो अगर वो मिसाइल वहाँ से लॉन्च होगी और उसका जो थर्मल सिग्नेचर है वो हमारे सिग्नेचर से मैच होगा, तभी हम समझ जाते हैं कि न्यूक्लियर मिसाइल फायर हुई है। जो फायर हुई है तो उसकी एक टिपिकल ट्रेजेक्ट्री होती है। तो रडार जो हमारा पहले रडार लगा हुआ वो बता देगा कि ये बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है। तो जब बैलिस्टिक मिसाइल आती है तो उस बैलिस्टिक मिसाइल को वो एंगेज करने के लिए मिसाइल के लेयर्स होते हैं। मतलब पहले एक पहले शॉर्ट रेंज वाला होगा या लॉन्ग रेंज वाला होगा, फिर उसके बाद और मिडिल रेंज वाला होगा, फिर उस पर शॉर्ट रेंज वाला होगा। तो जो सबसे लॉन्ग रेंज वाला है, जब मिसाइल 300 किलोमीटर दूर है तो वो लॉन्च करेगी और उसको अगर उसने एंगेज कर लिया, गिरा दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मिसाइल लीक होके आ रही है। तो जब वो लीक होके आ रही है तो फिर हम 100 किलोमीटर पर दूसरी मिसाइल को लॉन्च करेंगे। अगर फिर भी लीक हुई तो हम 30-40 किलोमीटर पर थर्ड लेयर ऑफ मिसाइल को लॉन्च करेंगे। तो उस मिसाइल का हमारे तक पहुंचना बहुत मुश्किल बात है। तो जो सिरस्का में जो मिसाइल हमने गिराई थी ना, वो बैलिस्टिक मिसाइल थी पाकिस्तान की, लेकिन उसमें कन्वेंशनल वॉरहेड था। तो उसको गिरा के और हमने हमारे S-400 सिस्टम नहीं गिराया था, तो BMD ने काम किया था वहाँ पर। और सर वो चाइना से रिलेटेड बस कंप्लीट ये पूछना हाँ, था कि आप चाइना से पूछ रही थी। आपको याद होगा हमारे जो स्पोक्स पर्सन है तो उन्होंने कहा था कि भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, तो भारत पाकिस्तान, टर्की और चाइना, इन तीनों से लड़ाई कर रहा था। तो ये थोड़ा इनकम्प्लीट आंसर था, तो जो अभी कंप्लीट हुआ है। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो सर, मेरा नाम मानस है। सर मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है कि ये नाम कहाँ से आया, ब्रह्मोस? हाँ, हमने जब ये ब्रह्मोस मिसाइल बनाई या जब उसके बारे में सोच रहे थे तो सबसे बड़ी समस्या यही थी नाम की, कि नाम क्या रखेंगे। तो एक आइडिया आया कि हम 2 नदियों का नाम ले लेते हैं, ब्रह्मपुत्रा ले लेते हैं, क्योंकि भारत में ब्रह्मपुत्रा अपने जो फेरोशियसनेस है, उसकी चौड़ाई, उसका जो एक कहना चाहिए बड़ा बिग स्पीड और उसके साइज़ के कारण जानी जाती है। और तो हमने ब्रह्मपुत्रा सोचा, और मास्को से, जो मास्को शहर है वो मस्कवा रिवर के किनारे बसा हुआ है, मस्कवा ही मास्को कहलाता है, तो हमने मस्कवा रिवर ली। तो ब्रह्मपुत्रा से ब्रह्म लिया और मास्को से मॉस लिया और ब्रह्मोस बनाया। और ये डिसाइड किया कि ब्रह्मोस, एक ब्रांड नेम बनाया ब्रह्मोस को, कि जितने भी वर्जन बनेंगे तो हम उसको ब्रह्मोस ही कहेंगे, नाम बदलेंगे नहीं इसका, क्योंकि ब्रांड बिल्डिंग में काफ़ी एफर्ट्स लगते हैं। तो उसी के साथ कंटिन्यू करते हैं। दुश्मन भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि ब्रह्मोस एयर वर्जन आ रहा है कि लैंड वर्जन आ रहा है कि शिप वर्जन आ रहा है। तो ब्रह्मोस की ये कहानी है। सर एक और छोटा सा सवाल है मेरा। आपने अभी BMD के बारे में बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस, क्या क्रूज मिसाइल और क्या ब्रह्मोस को रोकना पॉसिबल है?
अगर वो अपनी फुल स्पीड से अपनी ट्रेजेक्ट्री से जा रही है, अपना पाथ भी चेंज कर रही है, वो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट से अगर उसकी पाथ भी चेंज हो रही है, रास्ते में वो हम बदल रहे हैं उसका पाथ अपनी ज़रूरत के हिसाब से, क्या उसे रोकना पॉसिबल है? देखिए, थ्योरेटिकली सब कुछ पॉसिबल है। निर्भर करता है कि आपका एनिमी कौन है, और अगर पाकिस्तान एनिमी है तो पाकिस्तान नहीं रोक सकता है, क्योंकि उसके पास इतने अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर कोई एक बहुत डेवलप्ड कंट्री है तो उसके पास हो सकता है एयर डिफेंस सिस्टम हो जो रोक सकें। लेकिन मैं आपको एक स्टडी बताता हूँ यूएस की, जो पब्लिश्ड स्टडी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स में एक एजेंसी है, तो उस एजेंसी ने एक स्टडी करी थी कि सिर्फ ब्रह्मोस की स्टडी नहीं करी थी, पूरी दुनिया की जो एंटी शिप मिसाइल्स हैं उनकी स्टडी करी थी कि कितनी मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इनकमिंग मिसाइल है उसको रोकने के लिए। तो उन्होंने लिखा था कि ज़्यादातर मिसाइल को तो वो लोग गन से ही रोक पाए थे। क्या होता है, शिप में एक शॉर्ट क्लोजर गन्स होती हैं जो रोक लेती हैं इनकमिंग मिसाइल्स को, या फिर दूसरी मिसाइल हम लॉन्च करते हैं इनकमिंग मिसाइल को रोकने के लिए। तो ब्रह्मोस की जो स्टडी हुई थी उसमें उन्होंने पाया था कि लगभग अगर हम 2 मिसाइल लॉन्च करें या 3 मिसाइल लॉन्च करें तो वो लोग 1.5 को रोक पाएंगे, 1.5 को नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब है कि अगर हमने 4 मिसाइल लॉन्च करी हैं तो वो 2 को रोक लेंगे और 2 को नहीं रोक पाएंगे। तो वो मैथमेटिकल स्टडी थी और उसके रिज़ल्ट ये थे जो पब्लिश्ड थे। तो हम ये कह सकते हैं कि इसको रोकना मुश्किल है और पाकिस्तान के लिए तो नामुमकिन भी है। तो ये है आपके प्रश्न का उत्तर। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना समय दिया और इतने विस्तार से भारत के मिसाइल प्रोग्राम के बारे में दुर्लभ जानकारियाँ एक साथ कुछ मिनटों में उपलब्ध कराई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आपको ये बातचीत कैसी लगी और इससे जुड़े हुए आपके अगर कुछ सवाल रह गए हैं तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में उसे छोड़िए। उन सवालों को हम सुधीर मिश्रा जी तक पहुंचाएंगे और उनके भी जवाब आप तक लेकर के किसी न किसी तरीके से आएंगे। देखते रहिए दी लैंड टॉक। शुक्रिया।